दोस्तों, आज से हम आपके लिए एक और नई कहानी शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। पेशे खिदमत है कहानी सरफराज की आप बीती नितिका का पहला हिस्सा। रेत के टीलों के बनते बिगड़ते नकूश देखे हैं आपने? हवाएं उन्हें क्या क्या शक्लें देती रहती हैं। यही कैफियत इंसान की है। इंसान खुद को क्या क्या समझता है, कैसी कैसी पायदार तवक्कुआत रखता है, कैसे कैसे अनोखे दावे करता है। कहीं वो शद्दादो नमरूद नजर आता है तो कहीं हिटलर और मसोलिनी। कौन बाकी रहा, कौन पायदार है, सब दास्तानें छोड़ जाते हैं। वक्त की हवाएं नकूश बनाती हैं, बिगाड़ती हैं। जिंदगी सलामत रहती है तो ये नकूश महफूज रहते हैं। मौत आती है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। जिसकी कहानी है, कौन बाकी है, वक्त यकसां कहाँ रहता है। मुझसे मिलिए, मेरा नाम सरफराज अहमद खान है। मौका मिला है कि अपनी अनोखी कहानी से आपको आगाह करूं, अपने दिल की किताब आपके सामने खोल दूं। इसमें किसी बुखल से काम नहीं लूंगा। हर वाकया, हर तफसील मनो अन बयान करूंगा। कोई पहलू आपसे पोशीदा नहीं रखूंगा। अपनी कहानी सुनाने से पहले आपसे अपना मुकम्मल तारुफ करवाऊंगा। इस तारुफ का कहानी से गहरा ताल्लुक है, वरना मैं अपने बारे में बताते हुए शायद कुछ झिझक, कुछ झींप, कुछ शर्म महसूस करता। लोगों का ख्याल है कि मेरा रंग कश्मीरी सेब की मानंद है। मेरी बड़ी बड़ी आंखों में एक खास कशिश, एक जाज़बियत है। मेरा सीना बहुत कुशादा है। मेरे बाजू सिडोल और तवाना है, यानी खूबसूरत और खुशनुमा है। मेरी कलाइयों और सीने पर लंबे लंबे स्याह बाल हैं। आज भी, इस वक्त भी, जब मेरी उम्र काफ़ी हो चुकी है। मेरी कमर चीते की कमर की मानंद पतली है। हाँ, ये दुरुस्त है कि मैं इस उम्र में भी खुद को चुस्त तवाना महसूस करता हूँ और बड़े बड़े जवान मेरे सामने शर्माते हैं। और फिर जदीद नस्ल, अल्लाह अल्लाह, इसके बारे में तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता। अल्फाज का बोझ भी उनके नाजुक कंधे कहाँ बर्दाश्त कर पाएंगे। खैर, मेरा मकसद किसी पर तंज करना नहीं है। मैं तो आपको अपनी कहानी सुना रहा हूँ। रणधीरगढ़ के नवाह में मौजा संदेला मेरा आबाई वतन है। पुरखों से जागीरदारी रही है और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही है। ये जागीर के चक्कर भी खूब होते हैं। दरअसल दौलत की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। हाँ, एक खसूसियत हमेशा यकसा रही कि ये हमेशा फसाद की जड़ रही है। खुद मेरा खानदान भी तरह तरह के खूनी वाकयात से भरा पड़ा है। ऐसा भी हुआ कि एक ही खानदान, एक ही खून आपस में टकराया है और उसके बाद वो कुछ हुआ जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। किसी और के बारे में क्या कहूँ, खुद मेरी शख्सियत को देख लें। अपनों ने क्या क्या ना किया मेरे साथ। किसी की शिकायत मकसूद नहीं है। कहानी का एक बाब है और मैं वादा कर चुका हूँ कि हालात कैसे भी हों, उनके बारे में बताने में बुखल से काम नहीं लूंगा। वालिद साहब रिवायती जागीरदार थे, सख्त गिर, असूल परस्त, खुदा तरस, लेकिन सादा मिजाज, चकनी चपड़ी, झूठी सच्ची बातों से जल्द मुतासिर हो जाने वाले। हमारे यहाँ शादियां भी आपस में ही अमूमन तय पाती थी ताकि खून खराबा ना हो। और यूं भी खानदान इतना वसी था कि ना लड़कियों की कमी थी और ना लड़कों की। खुद मेरी 5 बहनें और 3 भाई थे। इस तरह हम 9 बहन भाई थे। बहनों और भाइयों के दरमियान मेरा नंबर 6ठा था और यह नंबर कोई अहमियत नहीं रखता, ना छोटों में ना बड़ों में। बस घर के एक आम फर्द की हैसियत से परवरिश पाई थी। हाँ, सबसे बड़े भाई और सबसे छोटी बहन की बेहद चाहत थी। सबसे बड़े भाई साहब को वालिद साहब यूं फौकियत देते थे कि वो उनका पहला कारनामा थे, जिसे अंजाम देकर उन्होंने अपनी सरबुलंदी और मर्दानगी का ठोस सबूत दिया था। और सबसे छोटी बहन इसलिए लाडली थी कि उसके बाद वालिद साहब ने हथियार डाल दिए थे और इस मैदान में आगे बढ़ने की सकत नहीं रखते थे। रह गए हम बीच के तो बस थे। हाँ, उनके अपने ही थे, इसलिए प्यार की बची खुची कोई निगाह हमारे ऊपर भी पड़ जाती थी, वरना कोई तवज्जो नहीं थी। बड़े आदमियों के बच्चे जिस तरह तालीम हासिल करते हैं, उसी तरह हमने भी तालीम हासिल की। मेरी बदकिस्मती के शक्लो सूरत में तमाम भाइयों से अच्छा था और उनकी मुखासमत यानी दुश्मनी की एक वजह यह भी थी, सबके अपने अपने मशागिल थे। सबसे बड़े और मंझले भाइयों ने जिम्मेदारी के अमूर संभाल कर वालिद साहब की निगाहों में खास हैसियत हासिल कर ली थी। बाकी 2 भाइयों ने उल्टी सीधी शिकायतें करके कोई मकाम हासिल कर लिया था। मैं शिकार का शौकीन था। फुर्सत के लम्हात बस शिकार में गुजरते। मैं तबीयतन भी जरा अलहदा था, दूसरे भाइयों के दूसरे मशागिल थे। जब घर में मेरी कोई अहमियत नहीं थी तो फिर मैं किसी को क्यों घास डालता। बस मेरा बहादुर दिलावर होता, मेरी प्यारी बंदूक होती और मैं। दिलावर मेरे घोड़े का नाम था, जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे चाहता था और मैं उसे। बंदूक भी मुझे बहुत अजीज थी क्योंकि उसने कभी मेरा मान नहीं तोड़ा था। जिस पर दाग दी उसकी जिंदगी मुहाल। क्या मजाल जो एक बार भी धोखा दिया हो। तो बस मुझे ये दोनों चीजें अजीज थी और कुछ नहीं।
तालीम से फारिग होने के बाद दरअसल मेरे वालिद साहब को मेरे बारे में कुछ सोचना चाहिए था, ना कि मुझे। हाँ, अगर वो कोई मुनासिब काम मेरे सपुर्द कर देते और मैं उसे अंजाम ना दे सकता तो यकीनन नालायकों की फहरिस्त में खुद अपना नाम लिखवा लेता। लेकिन वालिद साहब मुंतजिर रहे कि मैं उनसे अपना मुस्तकबिल बनाने की दरख्वास्त करूं, और ये मेरी सरिश्त न थी। चुनाचे फारुल तहसील होने के बाद मेरा शिकार का मशगला और जोर पकड़ गया। मुमकिन है वालिद साहब ज्यादा तवज्जो ना देते मेरे ऊपर, लेकिन एक ऐसा हादसा हो गया जिसने ख्वाम मेरे दुश्मन पैदा कर दिए और उन दुश्मनों की दुश्मनी रंग लाई। हमारी एक फूफीजात बहन थी, सैयदा जुलेखा। दर हकीकत जुलेखा ही का सा हुस्न पाया था, सादा सी, मासूम सी, लेकिन दर पर्दा आफत की परकाला। मेरी परेशानियों में उनका भी बड़ा हाथ था। बड़े भाईजान की मंजूर नजर थी और भाईजान कई हजार जान से उन पर आशिक थे। यूं भी शादी के तमाम हकूक बड़े भाईजान के नाम महफूज थे, क्योंकि बड़े जो ठहरे। चूंकि खानदान की लड़की थी, इसलिए यह सोचने का सवाल ही नहीं था कि इनकार की कोई सूरत हो सकती है। वालिद साहब ने फूफी जान को पैगाम दे दिया। फूफी जान खुशी से फूली न समाई। भला उन्हें क्या इनकार हो सकता था? उनकी लड़की को तो मर्तबा मिल रहा था। लेकिन आफत जान यानी जुलेखा खानम वो ना निकली जो नजर आती थी। लड़कियों से शादी के बारे में ना पूछने का असूल हमारे यहाँ भी राइज था। भला लड़कियों से भी ऐसी कोई बात पूछी जा सकती है? लेकिन वो न हुआ जो बुजुर्ग चाहते थे। शादी की तैयारियां हो रही थी कि जुलेखा का एक खत वालिद साहब को मिला। बंद लिफाफा वालिद साहब के हाथ में था। उन्हें मालूम नहीं था कि यह खत किसका है। बहरहाल खोला तो जुलेखा खानम का खत था। हैरत से खोला, बड़ा मुदल्लल और मौसर खत था। लिखा था, प्यारे मामूजान आदाब, मुझे नाज है कि मेरी रगों में भी वही शरीफ खून गर्दिश कर रहा है जो आपकी, और मुझे नाज है कि आप अदलो इंसाफ पसंद, खुदा तरस और असूल शरीयत पर बाअमल है। अगर खुदा न खास्ता आप ऐसे ना होते तो मैं कभी ये जुर्रत न करती। लेकिन मैं एक शरई मसला आपके सामने पेश कर रही हूँ। मामू जान, मजहब ने औरत को भी एक हैसियत दी है, वो भी जिंदगी के साथी के इंतखाब में एक राय रखती है। न जाने क्यों उसके इस मामूली से हक को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है, हालांकि ये हक ज़रूरी है। एक खुदा तरस और खुदा परस्त इंसान होने की हैसियत से आप कम अज़ कम मेरे इस हक पर ज़रूर गौर करें। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का फैसला भाईजान के साथ न किया जाए। मैं उन्हें अपने जहन में वो जगह नहीं दे सकती जिसका तयन किया जा रहा है। मामू जान, मैं आपसे अपना शरई हक तलब कर रही हूँ। हाँ, अगर मुझसे मेरी पसंद पूछी जाए तो बेहयाई के लिए माफ़ी की तलबगार हूँ। मुझे सरफराज अहमद खान से मंसूब कर दिया जाए, मैं खुश होंगी। बेशक जुलेखा के इस हक को चैलेंज नहीं किया जा सकता था और वालिद साहब शरई दबाव के अलावा और कोई दबाव कबूल नहीं कर सकते थे। ड्राइंग रूम कॉन्फ्रेंस हुई। फूफी जान ने सर पीट लिया। जिसका जो दिल चाहा अदाकारी की। खानदानी वकार खतरे में पड़ गया। कुछ लोगों को इस शादी की इतला भी मिल गई थी। चुनाचे हंगामी बुनियाद पर तय किया गया कि कुछ भी हो, खानदान की लाज तो रखनी ही है, सरफराज ही सही। हालांकि इस गधे की शादी का भी कोई सवाल ही नहीं था। भला वो भी कोई हैसियत रखता है? कुछ भी था, सरफराज भी जिम्मेदार का बेटा ही था। कुछ आंसू पोंछे जा सकते थे। चुनाचे कुर्बानी के बकरे का इंतजार किया जाने लगा और जब बकरा शिकार से वापस आया तो वालिद साहब की अदालत में तलब कर लिया गया। नफरतें चेहरों से अया थी, हर आंख बेरहम थी। खुद वालिद साहब भी खुश न थे, ताहम उनके लहजे में नरमी और ठहराव था। ये अजीब हालात देखकर मेरा माथा ठनका था, लेकिन मेरे फरिश्तों को भी पता नहीं था कि असल मामला क्या है। सरफराज, वालिद साहब की आवाज गूंजी। जी अबू हुजूर, मैंने गर्दन झुकाकर कहा। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम आज तक हमारी नजरों में कोई हैसियत नहीं हासिल कर सके हो? बड़े अहानत आमेज अल्फाज थे, बाप की जुबान से अदा हुए थे, लेकिन एक गहरे निश्तर की हैसियत रखते थे। दिल मिला गया और जहन में बगावत ने सर उभारा। जुबान भी जहन के साथ शरीक हो गई। मैंने तलख लहजे में कहा, जी अबू हुजूर, एहसास है। वालिद साहब ने सख्त लहजे में कहा, यह मजीद कमीनगी है। अपनी किसी कमजोरी का एहसास होने के बावजूद अगर इसे दूर न किया जाए तो आदमी बेहयाई की हदूद में समझा जाता है। मैंने कहा, मेरा ख्याल है अबू हुजूर, मैं बेहयाई और कमीनगी की उन हदूद में दाखिल हो चुका हूं जहां से पलटना मेरे लिए नामुमकिन है। मैंने कहा और तमाम चेहरे सरासीमा हो गए। मेरे अंदाज से बगावत पढ़ ली गई थी। खुद वालिद साहब भी चौंक पड़े थे। बात कुछ और थी और निकली किसी और तरफ जा रही थी। चुनाचे उन्होंने खुद को संभाला और बोले, लेकिन सरफराज, बहरहाल तुम मेरी औलाद हो, मैं तुम्हें संभालना चाहता हूं। उन्होंने नरमी से कहा, मेरी खुशबख्ती है अबू हुजूर कि आप मेरे बारे में भी सोच सकते हैं। मैंने बदस्तूर उसी अंदाज से कहा। दरअसल इब्तिदा ही ऐसी हो गई कि अब मुझे खुद को संभालना मुश्किल पड़ रहा था, लेकिन मुझे अबू हुजूर पर हैरत थी। वो मेरे इस वार को भी खामोशी से पी गए। अलबत्ता उनका चेहरा सुर्ख हो गया था। वो होंठ काट रहे थे,
लेकिन इस बार भी उनके मुंह से वैसी आवाज निकली, जुलेखा का क्या मामला है? जी, मैंने चौंक कर कहा। तुम इतने नालायक और बेबाक हो कि मुझे तुमसे साफ गुफ्तगू करनी पड़ रही है, वो गुफ्तगू जो बाप और बेटे के दरमियान नहीं होती, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये तुम्हारे लिए कोई अहमियत न रखती होगी। जी, मैंने खोलते हुए जहन पर काबू पाते हुए कहा। इस बार उन्होंने सख्त लहजे में कहा, जुलेखा का क्या मामला है? मैंने कहा, क्या मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा? और कौन देगा जलील कमीने? वालिद साहब के हाथ से सब्र का दामन छूट गया और मामला बिगड़ते देखकर सब कांप उठे। लेकिन किसी ऐसी बात का मैं क्या जवाब दूं जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं है? मैंने सुकून से कहा। क्या जुलेखा के और तेरे दरमियान कुछ अहदो पैमान हुए हैं? वालिद साहब बोले और मैंने खूनखार निगाहों से वहां बैठे हुए एक एक फर्द को देखा। ये बात इनमें से किसने कही है अबू हुजूर? मैंने पूछा। मुझे अपनी बात का जवाब चाहिए। मैंने कहा, वो मेरी बहन है। बहन और भाइयों के दरमियान अहदो पैमान होते भी हैं तो उनके तकद्दुस, उनकी पाकीज़गी पर मैली निगाह नहीं डाली जा सकती। मैंने कहा, क्या बकवास करता है? वालिद साहब अब किसी कदर हैरान से हो गए थे। मैंने हमेशा जुलेखा को अपनी सगी बहन के मानंद समझा है। अगर इस रिश्ते पर किसी ने स्याही लगाने की कोशिश की है तो मुझे इजाजत दे कि उसकी गर्दन उतार दूं, मैंने सर्द लहजे में कहा। ये बात खुद जुलेखा ने कही है। तब वो मासूम लड़की भी किसी की आला कार बन गई है। मैं उसे इल्जाम नहीं दूंगा, बजाते खुद वो इस साजिश की अहल नहीं है। मेरी ठोस गुफ्तगू से वहां मौजूद लोगों के हवास ठिकाने आ गए थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वालिद साहब को भी शायद मेरे ऊपर यकीन हो चला था कि मैं बहरहाल बेगुनाह हूं और मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। यूं भी खत के मजमून में इसकी निशानदेही नहीं होती थी। तब वालिद साहब ने जुलेखा का खत मेरे हवाले कर दिया। मैंने सुकून से खत पढ़ा और उन्हें लौटा दिया। हालात किसी हद तक मेरी समझ में आ रहे थे। एक गुना खुशी तो हुई कि किसी न किसी तौर से उनको शिकस्त तो हुई। इस खत का क्या मकसद है? वालिद साहब ने पूछा। मेरा ख्याल है इस सवाल की जरूरत नहीं रह जाती। एक लड़की ने अपना शरई हक मांगा है। क्या तुम उसके मावन नहीं हो? मैंने जवाब दिया, नहीं। बहरहाल तुम एक नाकारा इंसान हो। अभी तक तुमने अमली जिंदगी नहीं अपनाई, इसलिए मुझे तरद्दुद है। मेरा ख्याल है कि तुम जुलेखा को खुश ना रख सकोगे। मैंने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। क्या मतलब? मैं किसी को खुश नहीं रख सकूंगा। मैं अभी तक कोई हैसियत नहीं हासिल कर सका। इन मामलात की तरफ तवज्जो देना भी हिमाकत है, लेकिन जुलेखा की निस्बत का ऐलान किया जा चुका है। मैंने कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तुम्हारी नहीं है, हमारी ही है। निस्बत जरूर होगी और तुम्हारे साथ होगी। खानदानी वकार को संभालना है, लेकिन तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम अपने फजूल मशागिल तर्क करके इंसान बनोगे। जुलेखा से इसी शर्त पर तुम्हारी शादी हो सकती है। वालिद साहब ने गोया मेरे ऊपर एहसान किया। मैंने कहा, अबू हुजूर, मेरा ख्याल है हर किस्म की गलतफहमियां दूर कर ली जाएं। ये किसने कह दिया कि मैं भी जुलेखा से शादी करने का ख्वाहिशमंद हूं? मैं किसी से शादी के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। रह गई फजूल मशागिल से इज्तनाब की शर्त, तो अगर मैं उन्हें फजूल समझता तो कभी इख्तियार न करता। वालिद साहब चीख कर बोले, सरफराज, तू हमारे ज़ब्त का इम्तिहान ले रहा है। नहीं अबू हुजूर, मैं ये जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन आप खुद ख्याल फरमाइए, मैं उसे बहन समझता हूँ। उसके बारे में ऐसा तस्वुर भी जहन में नहीं ला सकता। और अगर तुझे हुक्म दिया जाए कि तू जुलेखा से शादी कर ले, तब मेरी बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी, क्योंकि मैं उससे शादी नहीं कर सकूंगा। तू इस कदर खुदसर, इस कदर जलील और कमीना सिर्फ साबित होगा, हमें गुमान भी नहीं था। लेकिन तू क्या समझता है, क्या हम तेरी इस खुदसरी को माफ कर देंगे? मैं वालिद साहब की बात के जवाब में खामोश रहा। फूफी जान ने कहा, अभी कोई फैसला ना करो, हम इसे समझाएंगे। फैसला हो जाने दे फूफी जान, मैं हर फैसले के लिए तैयार हूं। आप लोगों का समझाना बेकार साबित होगा। मैंने होंठ सकोड़ कर कहा, सरफराज, सरफराज, मैं तुझे आग करता हूं, मैं तुझे आग करता हूं, नालायक बदबख्त, फौरन मेरा घर छोड़ दे, मेरी जागीर छोड़ दे। मैं तेरा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। कमीने जलील, मैं तुझे आग करता हूं, अभी इसी वक्त निकल जा, अभी इसी वक्त निकल जा। वालिद साहब गुस्से से कांपने लगे। उनके मुंह से झाग उठ रहे थे। सच्ची बात यह है कि रंज मुझे भी हुआ था, लेकिन इस माहौल से खुद मैं भी इस कदर बेजार था कि उसके तसल्लुत से आज़ाद होना चाहता था। मैं जानता था कि यहाँ मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं ना होऊंगा तो किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, और फिर क्या फ़ायदा इस जिम्मेदारी के चक्कर पिटने से? कोई मेरे बारे में नहीं सोचेगा। नए जहानों की सैर की जाए, एक आज़ाद इंसान की ज़िंदगी गुजारी जाए। ज़िंदगी यूं भी क्या हैसियत रखती है? इंसान का क्या है? आज है, कल नहीं है। बेकार है, सब बकवास है। लोग न जाने क्या क्या कहते रहे। रोना पीटना मच गया, लेकिन मैंने किसी की ना सुनी और लोगों के रोकने के बावजूद घर से निकल गया। मैंने जहन को आज़ाद छोड़ दिया था। मैंने देखा था कि रोकने वालों में हमदर्द कोई नहीं है। सब रस्म पूरी कर रहे थे, सिर्फ रस्म, और रस्मों से मुझे हमेशा से नफरत थी।
जिंदगी मेरे लिए कुछ और रास्ते मुरतब कर रही थी और मैं उसी के असूल पर अमल कर रहा था। चुनाचे मैंने उसी रोज संदेला छोड़ दिया। सबसे पहले मैंने इरशाद आबाद का रुख किया, जहां मेरा एक दोस्त आरिफ रहता था। आरिफ तालिब इल्मी के दौर में मेरे साथ था, मुखलिस दोस्त था, तालीम छोड़कर शादी कर ली थी। अब उसके 2 बच्चे थे, एक बीवी थी और इरशादाबाद में अनाज का बहुत बड़ा आड़ती था। मुझे देखकर खुश हो गया। कई बार अपने यहाँ आने को कह चुका था, लेकिन मुझ जैसे आवारागर्द के लिए वादे निभाना बेहद मुश्किल था। एक रोज भी उसके यहाँ नहीं जा सका था। कैसे मेरे नसीब खुल गए, कैसे मैं याद आ गया, वो मुझसे लिपटे लिपटे बोला। मैंने खरीना मुस्कुराहट से कहा, बस याद आ गए। सामान वगैरह कहाँ है? क्या जल्दी भाग जाने का इरादा है? कान खोल कर सुन लो, 1 महीने से पहले नहीं जाने दूंगा, आरिफ ने कहा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, 1 महीना? कहो तो यहीं रिहाइश इख्तियार कर लूं, तुम्हारे साथ कारोबार में शरीक हो जाऊं। हाय हाय, ऐसी बातें ना कर जिन्हें सुनकर हैरत होने लगे कि काश ऐसा हो सकता। सच बताओ सरफराज, सामान वगैरह नहीं है? सामान के झगड़े पहले कभी पाले हैं जो अब पालूंगा? बस तन के इस लिबास में आया हूं। खैर लिबास की क्या है, यहां भी तैयार हो सकते हैं। आओ तुम्हें नदीमा से मिलाऊं, बड़ी खुश होगी तुम्हें देखकर, अक्सर तुम्हारे तस्करे होते रहते हैं। और वह मुझे लेकर अंदर पहुंच गया। खूबसूरत सी औरत बड़ी पाकीज़ा मुस्कुराहट रखती थी, इंतहाई खुलूस से मिली, पढ़ी लिखी थी, आदाब महफिल और गुफ्तगू के अंदाज जानती थी। उनके साथ रहकर मैंने सोचा, शादीशुदा जिंदगी इतनी बुरी तो नहीं होती, बशर्ते कि नदीमा जैसी बीवी मिल जाए। तब मेरे जहन में जुलेखा आ गई। उस अहमक लड़की को क्या सूझी थी? क्या वो मेरी हैसियत से नावाकिफ थी? क्या मिलता उसे मुझ जैसे नाकारा इंसान के साथ रहकर? भाईजान ज्यादा बाइज्जत थे, साहिब हैसियत थे और मुस्तकबिल के बड़े जिम्मेदार थे। लेकिन आखिर जुलेखा मुझसे शादी करना क्यों चाहती थी? मैंने तो कभी उसे इस निगाह से नहीं देखा था। आरिफ के यहाँ रहते हुए मुझे 3 दिन गुजर गए। आरिफ उसी तरह पुर मोहब्बत था, उसी तरह पुरखुलूस था, लेकिन मैंने उसे हकीकत नहीं बताई थी। मैं किसी को भी अपनी उलझनों में शरीक करना नहीं चाहता था। मैं अपने हालात से खुद निपटना चाहता था। आरिफ ने मेरे लिए एक जोड़ा कपड़े भी सिलवाए थे, हालांकि मैंने उसे काफी मना किया था। 5वें रोज मैंने आरिफ से इजाजत चाही। क्या बकवास है, अभी आए हुए दिन ही कितने हुए हैं? नहीं सरफराज, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और फिर संदेला में कौन सी तुम्हारी बीवी बैठी हुई है? मैंने कहा, मैं संदेला नहीं जा रहा आरिफ। फिर वो बोला, बस ऐसे ही कुछ काम है। कोई काम नहीं है, बस तुम नहीं जा सकते। जिद ना करो आरिफ। अच्छा, और नदीमा से फैसला करा लें। और वो मुझे जबरदस्ती नदीमा के पास ले गया। नदीमा, ये सरफराज जा रहा है। क्यों? वो हैरत से बोली। जाना ही है भाभी, यहाँ कब तक रहूंगा? कोई तकलीफ है आपको भैया? नदीमा ने पूछा। नहीं भाभी, नफसा नफसी के इस दौर में आप लोगों का खलूस बड़ा अजनबी लगता है, मैंने गंभीर लहजे में कहा। अरे अरे, तेरे लिए खलूस की क्या कमी है? जिम्मेदार की औलाद है। आरिफ हंसते हुए बोला। ऐसी बातें मत करो आरिफ, मैंने दुखी दिल से कहा। खैर, मगर तुम अभी जाओगे नहीं? जाना जरूरी है आरिफ, बराए करम मुझे मत रोको। मगर तुम कह रहे थे सुंदेला नहीं जाओगे। हाँ, फिर कहाँ जाओगे? कुछ जरूरी काम है, दिल्ली जाऊंगा। और अगर ऐसी ही जरूरी बात है तो फिर मजबूरी है, लेकिन वापसी पर यहाँ रुकते जाओगे, उसने कहा। और मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। भैया की उदासी तो बता रही है कि कोई याद आ रहा है, नदीमा ने हंसते हुए कहा। हाँ भाभी, बहुत कुछ याद आ रहा है, लेकिन बहरहाल मैंने उन्हें तैयार कर लिया। फिर मैंने आरिफ से अलग जाकर कहा, आरिफ मुझे कुछ पैसों की जरूरत होगी। हाँ ले लो, कितने दरकार हैं? मुमकिन है आरिफ मैं ये रकम तुम्हें कभी वापस न कर सकूं। लानत है रकम पर, मगर यार बात क्या है? इस बार तो खासा बदला है। कोई बात नहीं, हाँ तुम मुझे 1000 रुपये दे दो। अबे 10,000 ले ले, मगर जान बात तो बता दे। कोई बात नहीं है, क्या बताऊं, मैंने कहा। बहरहाल आरिफ की जिद के बावजूद मैंने उसे कुछ नहीं बताया और फिर आरिफ ने मेरे लिए दिल्ली का टिकट मंगवा दिया। रात को मुझे स्टेशन छोड़ने आया था। मैं उस वक्त आरिफ का दिया हुआ लिबास पहने हुए था। घर के कपड़ों की मैंने एक गठली बना ली थी, जिसे मैंने आरिफ के हवाले उस वक्त किया जब ट्रेन छूटने में सिर्फ चंद मिनट बाकी थे। आरिफ मेरे दोस्त, इंसानों को समझने का मुझे कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन तुम मेरे बचपन के साथी हो। क्या तुम्हारी मोहब्बत में भी ये बात शामिल है कि मैं एक जिम्मेदार का बेटा हूं? खुदा ने मुझे बहुत कुछ दिया है सरफराज, इसलिए मुझे तेरी जिम्मेदारी से कोई वास्ता नहीं है। मुझे बस अपना सरफराज अजीज है, आरिफ ने संजीदगी से कहा। तब मैं तुम्हें एक बात बता दूं आरिफ, लेकिन वादा करो सिर्फ सुनोगे, इसमें मदाखलत की कोशिश नहीं करोगे। बता दे, वादा करता हूं। गठली संभालो आरिफ, इसे मेरे घर पहुंचा देना और मेरा पैगाम दे देना कि मैं उस घर से सिर्फ ये लिबास लाया था जो वापस कर रहा हूं, और मैंने कुछ नहीं लिया। आरिफ चौंक कर बोला, अरे तो क्या घर से नाराज होकर कहीं जा रहे हो? निकाल दिया गया हूं आरिफ, क्योंकि जिम्मेदार की बहुत सी औलादें मौजूद हैं
मेरी कमी किसी को महसूस नहीं होगी। वालिद साहब ने मुझे आग कर दिया है। अरे, आरिफ शशदर रह गया। और तुमने मुझे पहले कुछ नहीं बताया? बहुत से खौफ दामनगीर थे। बहरहाल जाने दो इस बात को। मगर अब दिल्ली जाकर क्या करोगे? खुद को हंगामों में गुम कर देना चाहता हूं आरिफ, यही मेरे लिए बेहतर है। बकवास, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं खुदकुशी कर लूंगा आरिफ। बराए करम इस मामले में कोई मदाखलत न करो। मगर दिल्ली में तुम्हारा वाकिफकार कौन है? इसीलिए जा रहा हूं कि कोई वाकिफकार नहीं है। नई दुनिया, नए माहौल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करूंगा। सरफराज मेरे दोस्त, आरिफ को भी आजमा लो, एक बार आजमा लो मेरे दोस्त। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। मेरी बीवी, मेरे बच्चे तुम्हारी खिदमत करेंगे। आजमा चुका हूं आरिफ, और यकीन करो तुम्हारी मोहब्बत की रोशनी हमेशा मेरे दिल को मुनव्वर रखेगी। तुम्हारी ज़ात के खलूस से मैं इस दुनिया से मायूस नहीं हुआ। मेरे बेहतर मुस्तकबिल की दुआ करना आरिफ। ट्रेन ने विसल दी और आरिफ सर पटकता रह गया। उसने मुझे रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर ली थी। ट्रेन रिंगने लगी, मगर आरिफ अब कुछ नहीं कर सकता था। अगर उसे पहले से इल्म हो जाता तो वह यकीनन मेरे साथ दिल्ली आने की कोशिश करता। बाहर सूरत मुझे कोई खास उलझन नहीं थी। घर वालों की तरफ से आज बदजन नहीं हुआ था। उन लोगों ने सलूक ही ऐसा किया था कि अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। हाँ, बस कुछ अनोखे वसवसे जहन में, एक अजीब सा दबाव दिल पर था। न जाने आइंदा जिंदगी कैसी गुजरे, न जाने अजनबी माहौल क्या क्या जाविये पेश करे। लेकिन हिम्मत जरूरी थी। हिम्मत से काम लेकर बहुत सी उलझनें दूर हो सकती थीं, और मैं खुद ही अपनी हिम्मत बंधा रहा था। जेब में 1000 रुपये मौजूद हैं। कोई फौरी फिक्र तो है नहीं। मैं दिल मजबूत करने की कोशिश करता रहा। कंपार्टमेंट में दूसरे मुसाफिर भी थे। नई नई शक्लें, भांत भांत के लोग। मैंने एक एक के चेहरे का जायजा लिया, बेजार से फिक्रों में डूबे हुए। हर शख्स के साथ कोई ना कोई उलझन मौजूद है। मैं भी इंसान हूं, तन्हा हूं। मेरी जिंदगी को क्या खदशात लाहक हो सकते हैं? चुनाचे मैं सोने की कोशिश करने लगा, और क्या सुकून की नींद आई, जैसे जहन हर फिक्र से आज़ाद हुआ। दूसरे दिन सुबह ही आंख खुली। वक्त का अंदाजा नहीं था, लेकिन बाहर धूप निकल आई थी। मैं उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। बाथरूम पर रश था, लेकिन बहरहाल मेरी बारी भी आ गई। जरूरियात से फारिग होकर बाहर निकला। नाश्ते का वक्त था और डाइनिंग कार के बहरे नाश्ते के ऑर्डर लेते फिर रहे थे। दिल पर मैल आया। इस वक्त घर में सबके साथ नाश्ता होता था, लेकिन किसी निगाह में कोई इस्तकबाल नहीं होता था। बस रोजमर्रा का मामूल, एक ही अंदाज की जिंदगी। कोई तब्दीली तो है। मैंने बहरे को बुलाने के लिए हाथ दिखाया। उसी वक्त बराबर से एक आवाज़ सुनाई दी, अस्सलाम वालेकुम। ख्याल हुआ कि शायद मुखातिब मैं ही हूँ। पलट कर देखा, एक शरीफ सूरत बुजुर्ग मेरी तरफ मुतवज्जो थे। खशखाश दाढ़ी, मुनासिब जसामत, मुनासिब लिबास। वालेकुम अस्सलाम, मैंने किसी कदर झिझक कर कहा। उन बुजुर्ग को मैं रात को भी देख चुका था। गालिबन आज़म दिल्ली हैं। जी, मैंने मुख्तसरन कहा। मियाँ, चेहरे शनासी में थोड़ी सी दस्तरस रखता हूँ। अंदाज़ा हुआ है कि शरीफुल नफ्स और नेक तबा इंसान हो। अभी कई घंटों की मुसाफत बाकी है। क्यों ना एक दूसरे से तारुफ हासिल करके लुत्फ़ सफ़र उठाया जाए। एक लम्हे के लिए सोचा, ख्याल आया, नई जिंदगी शुरू कर रहा हूँ, नए लोगों से वास्ता रहेगा। फिर इब्तदा बड़े मियाँ से ही क्यों ना की जाए। चुनाचे मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। खुशबख्ती होगी, मैंने कहा। खूब, तो फिर नामों का तबादला हो जाए। खादिम को सरफराज कहते हैं, मैंने अपना नाम बताया। और खाकसार को रशीदुद्दीन अहमद के नाम से पुकारा जाता है। उन्होंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने उनसे मुसाफा किया। खुश मिजाज आदमी मालूम होता था। तो मियाँ, ये तो मरहला हुआ तारुफ का, और इसके बाद बात नाश्ते तक पहुंचती है, और नाश्ता मेरे पास तैयार है। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मुझे तकल्लुफ करने की इजाज़त है? नाश्ते के बाद कर लेना, वक्त हो चुका है। रशीदुद्दीन साहब ने अपने बराबर से टिफ़िन कैरियर उठाते हुए कहा, और फिर उन्होंने जगह करके टिफ़िन कैरियर दरमियान में रख लिया। उसके डिब्बे खोले। भुना हुआ कीमा और पूरियां थी जो ठंडी हो गई थी। बहरहाल नाश्ता बुरा नहीं था। नाश्ते के दौरान खामोशी रही। सिर्फ एक बार रशीदुद्दीन साहब ने बैरे को चाय के लिए कहा था। नाश्ते के बाद चाय पी गई, और फिर बड़े मियाँ ने टिफ़िन कैरियर उठाकर एक तरफ रख दिया। हाँ मियाँ, अब तुमने मेरा नमक खा लिया है। वैसे कीमे में नमक ज़रा तेज़ था, लेकिन अच्छा ही है। उसकी मुनासिब मिकदार तुम्हारे मैदे में पहुँच गई। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इस वजह से तुम्हारे ऊपर मेरा कुछ हक भी हो गया है। चुनाचे मैं तुम्हारे बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने में हक बजानिब हूँ। यकीनन, मैंने कहा। तो बताओ ना। बड़े मियाँ अजीब अंदाज में बोले, जिस पर मुझे हंसी आ गई। क्या बताऊं? ये भी मुझे बताना पड़ेगा। खैर, चंद लम्हात की मोहलत दो, मैं ज़रा अपने जहन में सवालात मुरतब कर लूँ, उन्होंने कहा, और थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। मैं मुस्कुराते उन्हें देखता रहा। दिलचस्प शख्सियत थी, और ऐसी किसी शख्सियत से मुतारफ़ होने पर मुझे खुशी थी।
हाँ, सवाल नंबर 1, क्या नाम बताया था आपने सरफराज मियाँ? जी, मैंने हैरत से कहा। वो जरा आपका नाम मेरे जहन से उतर गया। सरफराज अहमद खान। माशाल्लाह माशाल्लाह, बावकार नाम है। बाप का नाम? जी, मैंने किसी कदर झिझकते हुए कहा। हाँ, उनका भी कोई ना कोई नाम जरूर होगा। जी हाँ है। मैंने एक गहरी सांस ली। हाँ तो बताओ ना। जी, तौकीर अहमद खान। बहुत खूब, बहुत खूब। रशीदुद्दीन उछलते हुए बोले, मियाँ कहाँ के रहने वाले हो? सवालात जरा टेढ़े होते जा रहे थे। मुझे इस सिलसिला में मोहतात रहने की जरूरत थी। क्या फायदा अपनी तशहीर करने से? चुनाचे यहां मैंने झूठ का सहारा लिया और खुद को इरशादाबाद का रहने वाला बता दिया। अपने बारे में भी तो कुछ बताइए किबला। मैंने मजीद सवाल से बचने के लिए उनसे सवाल कर दिया। अरे मियाँ, अब इस बुढ़ापे में क्या बताएं? बताने के काबिल तो कभी थे। बहरहाल आपका ये खादिम मुलाजिम पेशा है। नवाब फैरोजुद्दीन के साथ 24 साल से हूँ। बड़ा कारोबार है, मैं भी देखभाल कर लेता हूँ। हालांकि इस काबिल अब कहाँ, लेकिन नवाब साहब आखिरी दम तक छोड़ते नजर नहीं आते। उन्हीं की कोठी से मलिका इमारत में रहता हूँ। घर के से ताल्लुकात हैं। नवाब साहब खुद तो सदा के आवारा गर्द हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। बीवी बच्चे मुझे संभालने पड़ते हैं और नवाब साहब मेरी वजह से घर से मुतमईन रहते हैं। खूब, बड़ी मुसरत हुई आपसे मिलकर। तुम्हारी शख्सियत तिश्ना रह गई। मेरी शख्सियत ही क्या है रशीद साहब, दूसरे बहुत से नाकारा नौजवानों में से हूँ, कोई काबिल जिक्र हैसियत नहीं रखता। मैंने जवाब दिया। समझ गया। रशीद साहब गर्दन हिलाकर बोले, जी बिल्कुल समझ गया, बता दूं? वो बच्चों किसी शौकी से बोले। बता दीजिए, मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा। बेकार हो, मुलाजमत की तलाश में हो, क्यों, कैसी रही? मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई, ताहम किसी हद तक बात ठीक ही थी। चुनाचे मैंने खामोशी से गर्दन हिला दी और रशीदुद्दीन साहब खुश हो गए। मियाँ, आखिर जहां दीदा हूं, धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए। उड़ती चिड़िया के पर गिनकर बता दें, ये सब कुछ तो तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है। मैं मुस्कुराने के अलावा और कुछ न कर सका। मगर बात सुनो मियाँ, अचानक रशीद साहब बोले। जी। मैंने उनकी शक्ल देखी। दिल्ली में तुम्हारी कोई अजीजदारी है? नहीं तो। मैंने बगौर उनकी शक्ल देखी। क्यों, आपको ये ख्याल क्यों कर पैदा हुआ? फिर कयाम कहाँ करोगे? ओह, वहाँ होटल तो होते ही हैं किबला। हाँ होते हैं, मगर काबिल कयाम नहीं होते। और फिर मुलाजमत तलाश करोगे और होटल में रहोगे, परेशानियां बढ़ जाएंगी। इखराजात कहाँ से पूरे करोगे? इस फिक्रमंदी का शुक्रिया, मेरे पास पैसे मौजूद हैं। ठीक है मियाँ, लेकिन मेरा ख्याल है, देखो बात तो अजीब है, लेकिन मेरा ख्याल है सूरत से शरीफ मालूम होते हो, गुफ्तगू भी माकूल है। होटल का कयाम मुनासिब न रहेगा। मैं तुम्हारे कयाम का बंदोबस्त कर दूंगा। जब तक मुलाजमत ना मिले पैसे संभाल कर रखो मियाँ। मुलाजमत तैयार नहीं रखी जो फौरन हाथ लग जाए। मैं भी कोशिश करूंगा और तुम भी करना। आपके खलूस और मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हूँ मोहतरम, लेकिन आपके एहसान का बोझ बर्दाश्त न कर सकूंगा। हाँ, दिल्ली में रहकर आपसे मुलाकात करता रहूंगा। मियाँ, तकल्लुफ की जरूरत नहीं। मैं भी घर गृहस्थी वाला इंसान हूँ, अपनी इज्जत का एहसास भी है, लेकिन कुछ सोच समझ कर ही तुमसे ये कह रहा हूँ। बस तुम्हें वल्लाह तकल्लुफ ना करो, दिल को भा गए हो। इंसानियत कबूल ना करोगे तो दुख होगा। और मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, घर बार छोड़ चुका हूँ, दिल्ली अजनबी मकाम है। कोई शनासा, कोई हमदर्द मिल जाए तो कम से कम अजनबियत का एहसास ना रहेगा। बड़े मियाँ खलूस से ही कह रहे हैं, मैं कोई माली एहसान न लूंगा। जो हुक्म मोहतरम, मुझे क्या इनकार हो सकता है। वल्लाह, जी खुश कर दिया। रशीदुद्दीन ने उछलते हुए कहा। दिल्ली के मकामात शुरू हो गए थे और फिर थोड़ी देर के बाद ट्रेन स्टेशन की हदूद में दाखिल हो गई। ट्रेन रुकने के बाद रशीदुद्दीन साहब नीचे उतरे। उनका सामान भी मुख्तसर था और मैं तो था ही बेसरो सामान। बाहर आकर एक तांगा किया और रशीदुद्दीन साहब ने तांगे वाले से कराल बाग चलने के लिए कहा। दिल्ली की कुशादा सड़कें मेरे सामने थी। बचपन में एक बार यहाँ आया था, सही शक्ल याद भी न थी। दिलचस्पी से हर चीज देखता हुआ चलता रहा, यहाँ तक कि हम कराल बाग पहुंच गए। नवाब फैरोजुद्दीन की कोठी बेहद आलीशान थी। सामने का हिस्सा तो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन तांगा सामने नहीं रुका था, बल्कि वो कोठी के अकबी सिमत चल पड़ा था। अकब में भी एक छोटी सी इमारत थी जो शायद कोठी से मिली हुई थी, लेकिन अलग भी थी। तांगा उसी इमारत के सामने रुका था। रशीदुद्दीन साहब ने जल्दी से पैसे निकालकर तांगे वाले को दिए और फिर अपना छोटा सा सूटकेस निकालते हुए बोले, आओ मियाँ आओ, चले आओ चले आओ। और मैं एक तवील सांस लेकर उनके साथ चल पड़ा। हम मकान की ड्योढ़ी में दाखिल हो गए और रशीद साहब ने सूटकेस रखते हुए कहा, मैं अभी दरवाज़ा खोलता हूँ, बस 1 मिनट सब्र करो। और वो दौड़ने के से अंदाज में अंदर दाखिल हो गए और फिर उन्होंने अंदर से दरवाज़ा खोल दिया और मैं बैरूनी कमरे में दाखिल हो गया। मेहमान खाना ही था। 2 बिस्तर नफासत से बिछे हुए थे, कुर्सियां पड़ी हुई थी, दरमियान में फर्शी रखी हुई थी। खासा कुशादा और हवादार कमरा था जिसमें एक दरवाज़ा गुसल खाने की तरफ भी जाता था।
बस अब यहाँ आराम करो, मुंह हाथ धो लो, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ, उन्होंने कहा। बेहतर, मैंने कहा, और रशीद साहब अंदर चले गए। मैं मुस्कुराते हुए इन हालात के बारे में सोचता रहा, लेकिन एक खूबसूरत सी बच्ची की आमद ने मेरे ख्यालात का सिलसिला तोड़ दिया। 8-9 साल की बच्ची थी। चेहरे पर शरारत और मासूमियत का इम्तिजाज था। बड़ी बड़ी आंखें दिलचस्पी से मुझे देख रही थी, लेकिन उनमें शर्म भी थी। उसने बड़े अदब से मुझे सलाम किया और एक चप्पल मेरे पाँव के नज़दीक रख दी। जूते उतार दीजिए भाईजान, उसने शीरीं आवाज़ में कहा। बहुत बेहतर नन्ही सी बहन, मगर पहले तारुफ हो जाए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। खादिमा को अफशा कहते हैं। बहुत खूब, हमें सरफराज कहते हैं। नहीं, आपको सिर्फ भाईजान कहते हैं, वो मुस्कुराते हुए बोली। अब्बू मियाँ ने यही बताया है। ओह, मैंने हंसते हुए कहा। ठीक है, आप भाईजान ही कहें, लेकिन एक शर्त पर। फरमा दीजिए, आप हमारी सचमुच की बहन बनना पसंद करेंगी? गौर करेंगे, पहले आपको परखेंगे आप किस किस्म के भाई हैं, बच्ची ने कहा। बड़ी मासूम मगर शरीर लड़की थी, यकीनन रशीद साहब की बेटी थी। तो अगर आप इजाज़त दें तो हम मुंह हाथ धो लें, ज़रूर, सफ़र की थकान भी होगी। ओह, तो आपको मालूम हो गया कि हम सफ़र से आ रहे हैं? जी हाँ, अब्बू जान ने बता दिया है, और आपके लिए नाश्ता तैयार हो रहा है। हाँ, आप अपनी मोहब्बत का सबूत हमें नाश्ते में शामिल करके ज़रूर दीजिएगा। यकीनन यकीनन, हम आपके बगैर नाश्ता नहीं करेंगे, मैंने कहा, और वो मुस्कुराती हुई भाग गई। मैं गुसल खाने की तरफ चल पड़ा। हाथ मुंह धोकर फारिग हुआ और बाहर निकल आया। फिर बैठे हुए चंद ही मिनट गुजरे थे कि रशीदुद्दीन साहब आ गए। लिबास तब्दील कर चुके थे। उनके पीछे एक मुलाजिम ट्रे संभाले हुए अंदर आया और उसने दरमियानी मेज़ पर नाश्ता लगा दिया। नाश्ता तो हम कर चुके हैं मोहतरम, मैंने कहा। वो सफरी नाश्ता था और अभी खाने के वक्त में बहुत देर है। ये हल्की चीज़ें हैं और तुम माशाल्लाह जवान आदमी हो, बिस्मिल्लाह करो। मैंने बेतकल्लुफ़ी से हाथ मारने शुरू कर दिए। रशीद साहब भी मेरे शरीक थे। नाश्ते के दौरान मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा था। खलूस ऐसे भी मिल जाता है, जिस चीज़ की तलब करो वो मुश्किल हो जाती है, और बाज़ औक़ात या फिर हम गलत जगहों पर उसे तलाश करते हैं। रशीदुद्दीन से मेरा क्या वास्ता, बस चंद लम्हात के हम सफ़र, लेकिन इस शख्स के पास बेलौस मोहब्बत मौजूद है। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी, क्या मुलाजमत शुरू कर दूं? क्या मैं मुलाजमत कर सकूंगा? 1000 रुपये मेरे पास मौजूद हैं, ये आरिफ को वापस करने हैं। ठीक है, वो मेरा दोस्त है, लेकिन उधार उधार है। नाश्ता कर लिया था, जहन में बहुत से प्रोग्राम मुरतब हो रहे थे। थोड़े अरसे मुलाजमत करना ही पड़ेगी। आरिफ के पैसे वापस कर दूं, कुछ रकम पस अंदाज करूं। पस अंदाज खर्च करने के बाद बचाए जाने वाली रकम को कहते हैं, और इसके बाद मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश करूं। यही बेहतर है, यही मुनासिब है। मैंने फैसला कर लिया। सरफराज मियाँ, रशीद साहब की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। जनाब, भाई किस सोच में डूब गए? कुछ नहीं भाई, फिक्रमंद हो गए। मेरी ख्वाहिश है मियाँ के फिक्र को जहन से निकाल दो। मैं मौजूद हूँ, घर मौजूद है। मैं तुम्हारे ज़्यादा हालात नहीं कुरे दूंगा। बस यूँ समझो ये तुम्हारा घर है। जब भी मुलाजमत मिल जाए मैं इसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। दरअसल बात यह है मियाँ कि मेरा कोई बेटा नहीं है। माशाल्लाह 5 बच्चियाँ हैं। हमेशा से बेटे की आरजू है। साले किस्म के नौजवानों को देखकर एहसास होता है कि काश कोई बेटा होता। गैर अपने मुश्किल से बनते हैं, लेकिन तलब को क्या किया जाए। बड़ी मुतासिर कुन गुफ्तगू थी। मैंने उसके जवाब में कुछ न कहा। कोई जिम्मेदारी कैसे कबूल कर सकता था? मेरी निगाहों के सामने तो कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई नफीस, नफीस, उन्होंने मुलाजिम को आवाज़ दी। जी अच्छे मियाँ। मुलाजिम कमरे में दाखिल हो गया। बेगम को भेज दो। हालांकि मैं जानता हूँ वो कवाड़ के पीछे से उन्हें देख चुकी होंगी, लेकिन उन्हें यहाँ भेज दो। मुलाजिम चला गया और थोड़ी देर के बाद एक पाकीज़ा शक्ल खातून अंदर आ गई। ये मेरी 40 साला मोनस है। तुम्हारे लिए एक हमदर्द माँ साबित होंगी बेगम। बेगम, ये सरफराज मियाँ हैं। कुशादा पेशानी और रोशन आंखों से इनकी फरासत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बस मेरी ख्वाहिश है इन्हें तकलीफ ना हो। ऐसा ही होगा, बेगम साहिबा ने कहा। अच्छा भाई सरफराज मियाँ, हमें इजाज़त। मुमकिन है दोपहर के खाने में तुम्हारे साथ शरीक ना हो सके। नवाब साहब को हाजिरी देनी है। बेहतर है तुम यहाँ आराम करो, सोना चाहो तो सो जाओ। हमें तो रात ही नसीब होगी। मुलाजिम पेश आदमी है। रशीद साहब उठ गए। बेगम साहिबा थोड़ी देर तक बैठी रहीं, फिर वो मुझे आराम का मशवरा देकर चली गईं और मैं एक मसहरी पर लेटकर अपनी ज़िंदगी के इस मोड़ पर गौर करने लगा। घर से कदम निकाल दिया था। देखना यह था कि अब जिंदगी कौन कौन से मोड़ इख्तियार करती है। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि दरवाजे पर आहट सुनाई दी और मैंने गर्दन मोड़ कर देखा। अजनबी जगह थी। बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा था, लेकिन दरवाजे से दाखिल होने वाला चेहरा बड़ा शगुफ्ता था। मेरी जानी पहचानी अफशा थी। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई और अफशा के नन्हे नन्हे लब भी मुस्कुरा उठे। क्या हमें इस मदाखलत पर माजरत करना पड़ेगी? उसने शीनी आवाज में कहा। कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं है इस तकल्लुफ़ की, मैंने जवाब दिया। हाँ, तकल्लुफ़ात हमें भी पसंद नहीं है,
वैसे हमें ये देखकर खुशी हुई है कि आप मुस्कुराना जानते हैं। क्या मतलब? मुस्कुराने वाले हमें पसंद है। अल्लाह न करे महफूज मियाँ जैसे लोगों से वास्ता पड़े। महफूज मियाँ कौन है? अम्मी जान की खालाजाद बहन की नंद के लड़के थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह के उर्स में तशरीफ लाए थे। एक हफ्ता रहे, एक बार भी नहीं मुस्कुराए, बस सूरत पर झाड़ू फिरी रहती थी। अल्लाह की पनाह, दिन गिनते थे कि कब जाएं। अफशा, एक भेंची भेंची सी आवाज उभरी तो अर्ज कर रही थी कि दोपहर के खाने में क्या खाइएगा। अफशा जल्दी से बोली, मगर वो महफूज मियाँ, मैंने कहा, और अफशा ने जल्दी से होंठों पर उंगली रख दी। जो आप पसंद करें खिला दें, मैंने कहा। आपकी कोई पसंदीदा शय? आपकी और हमारी पसंद यकसां होगी। हमें तो कीमा भरे करेले बहुत पसंद हैं, मौसम की चीज़ है, फरमाइश कर दें तो पक जाएंगे। आप अपनी पसंद से जो कुछ खिला देंगी खा लेंगे। बेहतर है, मैं फरमाइश नोट कर लेती हूँ, अफशा ने कहा और वापसी के लिए पलटी, दरवाजे तक गई और फिर दूसरी तरफ झांक कर देखा। खतरा टल गया है। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे ये बच्ची बहुत प्यारी लग रही थी। कैसी अपनायत थी उसकी गुफ्तगू में और कैसी प्यारी बातें करती थी। तो खुदा का करना यह हुआ कि महफूज मियाँ उर्स खत्म होने से पहले ही चले गए। लेकिन जानते हैं उन्होंने जाकर क्या गुल खिलाया? ओहो, क्या हुआ? हिना बाजी के लिए अपना पैगाम भिजवा दिया। ये हिना बाजी कौन है? मैंने राजदारी से पूछा। मंजली बाजी का नाम हिना है। सूरत शक्ल दरमियानी है, रंग साफ है, बस जरा नाक मोटी है और जब चश्मा लगा लेती हैं तो रशीदन बुआ मालूम होती हैं। अफशा दबी दबी आवाज फिर उभरी और अफशा ने दांतों तले जुबान दबा ली। कहाँ है अफशा? कहकशां। ये बेगम साहिबा की आवाज थी। अंदर है अम्मी, सरफराज भाई के कान खा रही है, न जाने कहाँ कहाँ की उड़ा रही है। मारे गए सरफराज भाई, बचाइए, अफशा ने कहा और फिर जल्दी जल्दी बोलने लगी। बेहतर है भाईजान, मैं तो अम्मी से अर्ज कर दूंगी कि आपको कीमा भरे करेले बहुत पसंद है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। और वो मुड़ी, लेकिन दरवाजे में बेगम साहिबा खड़ी थी। तो तुमने सरफराज मियाँ को तंग करना शुरू कर दिया है? बेगम साहिबा ने कहा। नहीं अम्मी जान, मैं तो भाईजान से दोपहर के खाने के बारे में पूछने आई थी। मैं जरा बुआ से करेलों के लिए कह दूं, अफशा ने कहा। सरफराज मियाँ ये बहुत शरीर है, ज्यादा मुंह मत लगाना वरना तुम्हारे कान खा जाएगी। इस दुनिया में तन्हा हूँ चची जान। अफशा की शख्सियत मेरे लिए अजनबी और अनोखी है। इसे कुछ वक्त मेरे लिए दे दें, बड़ा सुकून मिलता है इसकी बातों से। तुम्हारी बहन है बेटे, अगर ये बात है तो ठीक है, बस ये तुम्हें परेशान न करे। तौबा है अम्मी जान, कोई बड़े भाईजान को भी तंग करता है तो मैं कह दूं बुआ से करेलों के लिए? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तेरे करेलों को, जा कह दे, अम्मी जान ने हंसते हुए कहा और अफशा बाहर निकल गई। दरवाजे से निकलते हुए वो रुक कर बोली, कोई ज़रूरत हो तो मुझे तलब कर लीजिएगा भाईजान। बुआ से करेलों के लिए कहकर ज़रा वापस आ जाना अफशा, तुमसे मुझे एक ज़रूरी काम है, मैंने कहा। हाजिर हो जाऊंगी, अफशा ने कहा और तेज़ी से बाहर निकल गई। बेहद शरीर है। वैसे बेटे, दरअसल इनका कोई भाई नहीं है, तरसी हुई है भाई के लिए। काश आप मुझे बेटे की हैसियत से कबूल कर लें चची जान। खुदा तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे अल्फाज में बड़ी अपनायत है, बेगम साहिबा ने कहा। तीसरा दिन था ये मुझे रशीदुद्दीन के यहाँ क़याम को। ये 3 दिन जिस माहौल में गुजरे थे वो जावेदां था। कैसा सुकून, कैसी अपनायत थी। अफशा के अलावा दरख्शां भी मेरे सामने आ गई थी। 13 साल की बच्ची थी, शबाब की आमद थी, आंखों में हया थी, पाकीज़ा सी शक्ल, पाकीज़ा बातें। वो अफशा की तरह तेज़ व तरार नहीं थी, बल्कि बिल्कुल सीधी सादी थी। अलबत्ता अफशा बेहद ज़हीन और बातूनी थी और यह हकीकत है कि अगर अफशा मुझे बातों में ना उलझाई देती तो मैं इतना पुरसुकून न रहता। गोया मेरा घर बार, मेरे अजीज़ो कारब मेरे लिए कोई जज्बात नहीं रखते थे। मैंने कभी घर के अंदर अपने कोई ख़ास अहमियत नहीं समझी थी, लेकिन बहरहाल मैं वहाँ पैदा हुआ था। मैं किसी से भी कह सकता था कि मेरा मकान वो है, मैं वहाँ रहता हूँ। और अब मैं एक बेसहारा इंसान था। अपने किसे याद नहीं आते। हाँ, उन यादों की कैफियत मुख्तलिफ होती है, लेकिन अफशा की पुरमोहब्बत गुफ्तगू, रशीदुद्दीन साहब का इखलास, बेगम साहिबा की मोहब्बत, सब कुछ मेरी कैफियत बदलने के लिए काफ़ी थे। मैं बेहद मुतमईन था, सिवाय उस इज़्तिराब के कि उन पुरखुलूस लोगों पर कब तक बार बना रहूँगा। चौथे दिन मैंने रशीदुद्दीन साहब से साफ गुफ्तगू करने का फ़ैसला कर लिया। मोहतरम, मेरा ख्याल है मेहमान नवाजी का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब मुझे मैदान अमल में आने की इजाज़त दें। मियाँ, कुछ करने का जज्बा बहुत काबिल कदर है, लेकिन मेरी सकत 1 माह की है। 1 माह तक तुम बगैर किसी तरद्दुद के मेरे मेहमान रहो। 31वें दिन तुम अपने बारे में सोचना और उसके बाद कोई इंतज़ाम कर लेना, रशीदुद्दीन साहब ने कहा। रशीद साहब, आपकी साफ गुफ्तगू से मैं बहुत मुतासिर हूँ, लेकिन अगर इस दरमियान ही मैं कुछ कर लूँ तो क्या हर्ज है?
दरअसल बात यह है सरफराज मियाँ कि मैं नवाब साहब की वापसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरी उनसे मुलाकात बहुत मुख्तसर रही। वो लुधियाना जाने के लिए तैयार थे, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में गुफ्तगू नहीं कर सका। वो वापस आ जाएंगे तो तुम्हारी मुलाजमत का बंदोबस्त कर दूँ। वैसे वक्ती तौर पर एक ड्राइवर की जगह है, मगर तुम। रशीदुद्दीन खामोश हो गए, मैं भी खामोश हो गया। एकदम जहन में ये ख्याल आया था कि क्या मैं सिर्फ यही हैसियत रखता हूँ? क्या मेरी सलाहियतें इस कदर जंग आलूद हैं कि जागीरदार साहब के आंख कर देने के बाद कोई मामूली सी मुलाजमत करूं और कसम पुरसी में जिंदगी गुजार दूं? फिर आखिर कुछ तो करना है, कोई लाया अमल तो बनाना है। सोचता रहा और फिर फौरी तौर पर कुछ फैसले किए। बेहतर हालात की तरफ छलांग लगाना नामुमकिन है। इब्तदाई सीढ़ी पर कदम रखकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। कोई भी मुलाजमत कर ली जाए, कुछ रकम जमा की जाए, फिर इस मुल्क से बाहर निकल जाया जाए। ऐसी जिंदगी अपनाई जाए जो शायान शान हो। बेशक इसके अलावा कुछ और नामुमकिन है। दूसरों के टुकड़े उनके लिए जो निकम्मे हो। मेरी सलाहियतें आम इंसानों से अफजल हैं। चुनाचे काफ़ी देर के बाद मैंने रशीदुद्दीन साहब को मुखातिब किया। रशीदुद्दीन साहब, जी फरमाइए। मैं आपके गुरु-गौस की वजह से खामोश था। आपने ज़िंदगी का तवील सफ़र तय किया है और जो कुछ मेरे सामने है इससे अंदाज़ा होता है कि नहायत खुश असलूबी से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। वल्लाह, लड़ाई का मूड चौपट कर दिया। बड़ी खुश करने वाली बात कह दी, वरना मैं तुम्हारी इस खामोशी पर एक नक्शा जंग तरतीब दे चुका था। रशीदुद्दीन साहब हंसते हुए बोले, मैं आपसे रहनुमाई चाहता हूँ रशीदुद्दीन साहब। क्या कहना चाहते हो? आप नेक नफ्स इंसान हैं रशीदुद्दीन साहब, इसीलिए आपने ना तो मेरे बारे में मुझसे कुछ पूछा, ना कुछ सोचा और मुझे अपने मकान में जगह दे दी। आखिर क्यों? यहाँ एक बात कहूँ, दरअसल पूरी ज़िंदगी खुदा के खौफ में गुजार दी है मियाँ। कोशिश की है कि किसी को मेरी ज़ात से तकलीफ़ ना पहुँचे। अब खुदा की ज़ात पर एतमाद की इस मंजिल पर हूँ कि वो हर लम्हा मेरी हिफाजत करता है। अपने सारे मामलात उसी पर छोड़ दिए हैं, वो जाने और उसका काम। इसमें मुदाखलत मुझ जैसे गुनहगार को कहाँ रवा है? तुम मिले, दिल को भाई, बुला लाया। मेरी क्या औकात है जो तुम्हारी खिदमत कर लूँ? तुम क्या हो ये पूछना अल्लाह पर एतमाद को ठेस पहुँचाना था। आप बेहद अजीम इंसान हैं रशीदुद्दीन साहब। जब आप मुझे अपने बच्चों में जगह दे चुके हैं तो मेरे ऊपर भी तो कुछ फ़राइज़ आयद होते हैं। रशीदुद्दीन साहब मुस्कुराते बोले, मुमकिन है। मैं अपनी मुकम्मल तफसील आपको नहीं बता सकता रशीद साहब। यूँ समझ लें, ज़िंदगी कभी तरद्दुद में नहीं गुजरी। अचानक एहसास हुआ कि दुनिया में बेमकाम हूँ और घर से निकल खड़ा हुआ। बेहतर वक्त के इंतज़ार में वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। आप खुद समझते हैं कि लम्हात की क्या कीमत है। दिन में जो लम्हात ज़ाया हुए उनका सिर्फ अफसोस किया जा सकता है। मुनासिब बात है। तब बराए करम 1 माह की कैद न लगाए। आपने ड्राइवर की मुलाजमत की बात की है? हाँ, फिर मैं ड्राइविंग भी जानता हूँ। तो क्या? बराए करम मुझे मुलाजमत दिलवा दे। लेकिन मियाँ, तुम तालीम याफ्ता हो, इसलिए पूरी दयानत से मुलाजमत करूँगा ताकि मेरे इल्म की तौहीन ना हो। गौर कर लो मियाँ, मेरा ख्याल था नवाब साहब की वापसी पर तुम्हें कोई उम्दा मुलाजमत दिलवाई जाए। मैंने लजाजत से कहा, मेरी ख्वाहिश है कि आप इसका फौरी बंदोबस्त कर दें। दिल खुश नहीं है, लेकिन तुम्हारी अजमत का सिक्का दिल पर बैठ रहा है। बहरहाल अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो बेगम साहिबा से कल बात करूंगा। मैं शुक्रगुजार होऊंगा, मैंने जवाब दिया और रशीदुद्दीन साहब खामोश हो गए। दूसरा दिन भी हस्बे मामूल था। अफशां से गपशप रही। दरख्शां में शर्माई हुई 2-3 बार आई, लेकिन दोपहर को एक अजीब वाक़या पेश आया। अफशां की ज़ुबानी मालूम हुआ कि बेगम साहिबा पड़ोस में किसी तकरीब में शरीक हैं और आज पूरा दिन वहीं गुजारेंगी। बेगम साहिबा मुझसे कुछ कहकर नहीं गई थी। बहरहाल मैंने भी बाहर निकलने का प्रोग्राम बनाया तो अफशां कहने लगी, वाह भाईजान, आप आज कहीं नहीं जाएंगे? क्यों? अम्मी जान कह गई हैं। हम लोगों ने कहा कि हम अकेले रहेंगे तो अम्मी जान ने कहा कि सरफराज भाईजान जो मौजूद हैं। ओह, मैं खामोश हो गया। लेकिन बेगम साहिबा के इस एतमाद ने मेरे दिल पर गहरा असर किया। चुनाचे मैंने जाने का इरादा मुलतवी कर दिया और किताब लेकर लेट गया। वक्त गुजरता रहा। अफशां से कई मुलाकातें हुई। खाने का वक्त हो गया था। अंदर से अफशां की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। बहरहाल मैंने अभी खाने के बारे में सोचा भी नहीं था कि अचानक अंदरूनी दरवाजे पर आहट सुनाई दी। अफशां, मैंने पुकारा, लेकिन जवाब नहीं मिला। हाँ, पर्दे के पीछे किसी वजूद का एहसास जरूर था। अफशां, मैंने फिर पुकारा। अफशां मौजूद नहीं है सरफराज साहब। एक लरजती सी अजनबी आवाज़ उभरी और मैं चौंक कर उठ गया। लेकिन अभी मैं कुछ सोच भी नहीं सका था कि पर्दा हटा और एक खूबसूरत सी लड़की नीची निगाहें किए अंदर आ गई। उम्र 20 साल के करीब होगी। खिलता हुआ शरबती रंग, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी के सारे लवाजमात से मुज़य्यन। दोनों शरीनें अंदर कोठी में चली गईं। खाने का वक्त हो गया। यूं भी अम्मी जान ने मुझे आपके सामने आने की इजाज़त दे दी है, उसी शीनी आवाज़ ने कहा।
गालिबन आप कहकशां हैं। जी हाँ। वो खाना रखकर खड़ी हो गई। हालांकि उसका काम खत्म हो गया था, उसे वापस चला जाना चाहिए था, लेकिन अजीब से अंदाज में वो खड़ी थी। शुक्रिया कहकशां बीबी, आपको जहमत करना पड़ी, मैंने सादगी से कहा। शर्मिंदा न करें, मैंने तो आपको कोई खिदमत नहीं की, हालांकि ये मेरी दिली ख्वाहिश थी। लरसती आवाज बहुत कुछ कह गई थी और मुझे उसकी उम्मीद न थी। मैं हक्का बक्का रह गया। क्या ये अल्फाज सादगी से कहे गए हैं या इनकी तह में कोई जज्बा है? मैं सोचता रह गया। खाना ठंडा हो जाएगा, शीरीं आवाज ने कहा। हाँ, मैं खा लूंगा। अभी खा लीजिए ना, मेरे सामने। आवाज में हल्की सी शोखी आ गई और मुझे संभलना पड़ा। रशीदुद्दीन साहब की मुशफ़क़ सूरत मेरी निगाहों में घूम गई। जरा सी भी लग़ज़िश हो गई तो कायनात हिल जाएगी, भरम टूट जाएगा, मुझ पर से भी और खुदा पर से भी। उस शख्स ने सब कुछ खुदा को सौंप दिया है, सब कुछ खुदा को सौंप दिया है। आपने खा लिया कहकशां बीबी? अभी नहीं। तो जाइए, आप भी खा लीजिए। मैं आपको खाते देखना चाहती हूँ। मुस्कुराहट और भी शौक हो गई। अच्छा तो बैठ जाइए। शुक्रिया। वो बैठ गई। मैंने सपाट निगाहों से उसे देखा। कहकशां खूबसूरत थी, लेकिन जुलेखा से ज्यादा नहीं। जुलेखा चांद का टुकड़ा थी और मैं उसे ठुकरा चुका था। मैंने खाना शुरू कर दिया और वो बैठी मुस्कुराती रही। फिर जब मैं खा चुका तो उसने शिकायती अंदाज में कहा, हम बता चुके थे कि हमने खाना नहीं खाया, लेकिन आपने हमें खाने के लिए पूछा भी नहीं। छोटी बहनें भाइयों से शिकायत नहीं करती कहकशां। मैंने तिलिस्म तोड़ा और कहकशां धक से रह गई। सरफराज साहब, उसने सहरज़दा से अंदाज में कहा। बुरी बात बेटे, बड़े भाइयों के नाम नहीं लिए जाते, मैंने मोहब्बत से कहा। सरफराज साहब, वो एहतजाजी अंदाज में बोली। भाईजान, सिर्फ भाईजान, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। दिल में एक अजीब सी रोशनी हो गई थी। तबीयत पर इनबसात की सी कैफियत थी और ये खुदा का शुक्र था, उसके गुनहगार बंदे ने उसका भरम कायम रखा था। कहकशां अजीब अंदाज से मेरी तरफ देख रही थी। अजीब हालात में हमारी मुलाकात हुई है कहकशां। तुम बेहद प्यारी हो, बहुत खूबसूरत। कोई भी नौजवान तुम्हें देखकर दिल पकड़ सकता है, लेकिन मेरी बहन, तुम सिर्फ मेरी बहन हो। तुम्हारा कोई भाई नहीं है, मैं तुम्हारा भाई हूं। क्या तुम्हें मैं भाई की हैसियत से पसंद नहीं हूं? और कहकशां की आंखों से आंसू टपक पड़े और फिर वो सिसकियां लेते हुए बोली, मेरी खता नहीं है भाईजान, मेरी खता नहीं है। बर्तन रख दो कहकशां, बैठो, मुझे बताओ क्या बात है। अब्बू जान अम्मी से कह रहे थे कि सरफराज अच्छा लड़का है, अगर मुलाजिम हो जाए तो कहकशां के लिए कैसा रहेगा। बस उस वक्त से मुझसे भूल हो गई। मैं रशीदुद्दीन साहब से झगड़ा करूंगा, उनसे कहूंगा कि उन्होंने मेरी बहन को आखिर क्या समझा। मैं खुद उसके लिए उम्दा सा दूल्हा तलाश करूंगा। वाह, कोई मेरी बहन ऐसी गई गुजरी है कि मुझ जैसे आदमी से उसकी शादी की जाए। भाईजान, लिल्लाह, अब्बू जान से कुछ ना कहें, आपको मेरी कसम, गलती मेरी है, अब्बू जान से कुछ ना कहें। अच्छा नहीं कहेंगे, बस एक बार प्यारे भाईजान कह दो, मैंने कहा। भाईजान, वो दौड़कर मुझसे लिपट गई और मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। मेरी प्यारी सी बहन, बस जाओ, शाबाश, और इन तमाम बातों को जहन से निकाल दो। मैंने उसके आंसू पोंछे और उसने बर्तन उठा लिए। फिर वो बर्तन उठाए हुए दूसरे कमरे में चली गई, लेकिन अचानक बर्तनों का छनाका सुनाई दिया और मैं उछल पड़ा। अरे क्या हुआ? मैं अंदरूनी कमरे की तरफ भागा और दूसरे कमरे में पहुंचकर मैं हक्का बक्का रह गया। मंजर ही इतना अजीब था कि मेरे भी हवास गुम हो गए। कहकशां दरवाजे के करीब मुंह फाड़े खड़ी थी और कमरे के बीचों बीच ऐन दरमियान में साफ सुथरी जमीन पर रशीदुद्दीन साहब सजदा रेज थे। बात समझ में नहीं आ रही थी, ये सब क्या था? ये सजदा रेजी कैसी थी? क्या रशीदुद्दीन साहब बेहोश थे? क्या हुआ था ये सब? मैं बेचैनी से उनके करीब पहुंचकर झुका। रशीदुद्दीन साहब, और उन्होंने गर्दन उठाई। उनकी आंखें रुखसार और दाढ़ी आंसुओं से तर थी। रशीदुद्दीन साहब, मैंने परेशानी से कहा। मियाँ रो लेने दो, उसके हजूर आंसुओं के नजराने के अलावा और क्या पेश किया जा सकता है? क्या दूं उसे? रशीदुद्दीन साहब भराई हुई आवाज में बोले। क्या हो गया आपको? उठिए तो सही। शादी मर्ग हो गया है मुझ जैसे गुनहगार को। उसने कैसा नवाजा है, कैसा उसने मेरे खलूस का भरम रखा है। रशीदुद्दीन साहब, पेट का हल्का हूं मियाँ, खुशी की कोई बात नहीं छुपा सकता। तुम दोनों आओ मेरे साथ, उन्होंने कहा और कहकशां का और मेरा हाथ पकड़कर मेरे कमरे में आ गए। बैठ जाओ तुम दोनों, उन्होंने कहा। हालात कुछ मेरी समझ में आ रहे थे, लेकिन जो कुछ मैं समझ रहा था बड़ा सनसनीखेज था। बहरहाल मैं बैठ गया। कहकशां अलबत्ता जमीन में गड़ी जा रही थी। कहकशां बेटे, एक बात का यकीन कर लो, मैं तुम्हें उसी तरह पाको साफ बेगुनाह समझता हूँ जिस तरह इससे पहले। दरअसल वालिदैन पर अहम फ़राइज़ होते हैं। उनमें फ़र्ज़ ये भी शामिल है कि औलाद के बारे में गुफ्तगू करते वक्त मोहतात रहें और उनके जहनों के लिए बोझ न बने। हाँ, शर्माने की बात नहीं है। मैं अपनी कई गलतियाँ तस्लीम कर रहा हूँ, लेकिन गलतियों में और खुशियों का पल्ला भारी है, इसलिए मैं जो कुछ कह रहा हूँ कहने दो। इत्तफाक की बात है कि मैं सरफराज मियाँ को एक खुशखबरी सुनाने आ रहा था, इसीलिए ना वक्त आ गया। तुम्हें तलाश कर रहा था,
ये भी इत्तेफाक है कि आवाज़ नहीं दी, और ये उस वक्त की बात है जब तुम खाना लेकर अंदर दाखिल हुई थी बेटी। इस गुनहगार ने सारी बातें सुन ली और उसके बाद मुझसे सब्र न हुआ और सजदा रेज हो गया। रशीदुद्दीन साहब, अब्बू जान, मेरे और कहकशा के मुंह से बैक वक्त निकला। सरफराज बेटे, तुम्हारी चमकदार पेशानी से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आला नस्ब के इंसान हो। तुम्हारी रगों में शरीफ खून है। पशेमान इसलिए नहीं हूं कि खुशियों का पल्ला भारी है, वरना शायद तुम पर आया ना होता। गौर करो उस इंसान पर जिसे तुम जैसा सालेह बेटा मिल जाए। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं रशीदुद्दीन साहब। बाखुदा शर्मिंदा मत हो, बल्कि मेरी खुशी में शरीक हो जाओ। हाँ, मैं मुजरिम हूं कि मैंने तुम्हारे बारे में इस अंदाज में सोचा था। मैं जानता हूं कि कहकशां को अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, लेकिन क्या तुम्हारे जैसा भाई भी रूए जमीन पर होगा? आप मुझे कांटों में घसीट रहे हैं रशीदुद्दीन साहब। मुझसे जो कुछ हुआ वो इंसानी फर्ज ज़मीर की आवाज़ थी। अब्बू जान, मैं शर्मिंदा हूँ अब्बू जान, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। कहकशां रोते हुए बाप से लिपट गई। पगली कहेंगी, गलती मेरी है और शर्मिंदा तू है। भरोसा कर ले मेरी बात पर कि मेरा दिल तेरी तरफ से आईने की तरह साफ है, और भरोसा कर ले इस बात पर भी कि मैंने ये कहानी सीने में दफन कर ली है। मेरे प्यारे अब्बू जान, कहकशां ने रशीदुद्दीन साहब के सीने पर सर रख दिया और वो मोहब्बत से उसके बालों में हाथ फेरने लगे। तो भाई, खाना तो हम खा चुके हैं, लेकिन इस वक्त खुशी में फिर भूख लगने लगी है, इसलिए कुछ खिलाओ, रशीदुद्दीन साहब ने प्यार से कहा। मैं लाती हूँ, कहकशां ने कहा और बाहर चली गई। रशीदुद्दीन साहब मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहे थे और मैं ख्वामख्वाह शर्मिंदा हो रहा था। भाई, तुम्हारे बारे में अचानक तजस्सुस बढ़ गया। जी? मैं नहीं समझा। मैंने कहा, अब यह जानना जरूरी हो गया है कि तुम किस खानदान के चश्मो चराग हो। एक गुजारिश करूंगा, मैंने संजीदगी से कहा, सिर्फ इस बात से परहेज करें, मैं जो कुछ हूं उसी पर इक्तफा करें। ओह, क्या यह बहुत जरूरी है? जी हाँ, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। बेहतर है मियाँ। गो तजस्सुस और बढ़ गया है, लेकिन खैर, दरअसल सरफराज मियाँ 5 बेटियों का बाप हूँ, इसलिए मैंने जो कुछ सोचा इस पर तुम मुझे मुजरिम नहीं करार दे सकते। कतई नहीं। आप ये तस्वुर भी जहन से निकाल दें। तुम इस कदर नफीस इंसान हो कि आज के बाद से जो कुछ कहोगे उस पर जरा बराबर शक नहीं करूंगा। मैंने एहसास शर्मिंदगी को जहन से निकाल दिया है। थोड़ी देर के बाद कहकशां खाना ले आई और एक बार मुझे फिर उन दोनों बाप बेटियों के साथ शरीक होना पड़ा। वैसे दिल में मैंने उन सब की अजमत का इतराफ़ किया था। दरअसल मसले सुलझाने के सिलसिलों में हम बहुत ज़्यादा जज्बात से काम लेते हैं और नतीजा में मसलों की शक्ल मस्ख हो जाती है और नए नए मसले पैदा हो जाते हैं। हालांकि सिर्फ एक ख्याल जहन में रखा जाए तो बहुत सी उलझनें ख़त्म हो सकती हैं। वो ये कि इंसान ख़ता का पुतला है। फरिश्ते सिर्फ आसमान पर अपने खुदाए बुजुर्गों बरतर की हमदो सना करते हैं। हर इंसान से पहले और गलतियां सरजद होती हैं, उसे इंसान ही समझा जाए, फरिश्तों का दर्जा न दिया जाए तो इंसानियत के बहुत से असूल तय हो सकते हैं। अगर रशीदुद्दीन साहब इस बात पर शोरो गुगा करते, कहकशां को सरजनिश करते, मुझे बुरा भला कहते, तो बात एक कान से दूसरे कान में भी जा सकती थी। कहकशां जैसी सादा लड़की शर्म से खुदकुशी भी कर सकती थी और न जाने क्या क्या होता। लेकिन रशीदुद्दीन साहब ने इंसानी असूल सामने रखे थे, इंसान की शख्सियत को सामने रखा था और एक बहुत बड़ी उलझन चुटकियों में रफा हो गई थी। खाने के बाद रशीदुद्दीन साहब ने चाय की फरमाइश की, फिर बोले, दरअसल मैंने एक खुशखबरी का जिक्र भी किया था। जी हाँ, मैं उसके लिए बेचैन हूँ। मैंने बेगम साहिबा से तुम्हारे बारे में बात की थी। जी? भाई, वो लोग मेरे ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। बेगम साहिबा ने कहा है कि नवाब साहब के इंतजार की क्या जरूरत है, तुम्हें रख लिया जाए। वाकई खुशखबरी है, मैंने मुसरत से कहा। मैंने बेगम साहिबा को तुम्हारे बारे में बता दिया था। कहने लगी, तुम्हारी हैसियत ड्राइवर की नहीं होगी, इस घर के एक फर्द की मानिंद रहोगे। मैं उन्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता तो कल से काम शुरू कर दो। वैसे तनख्वाह माकूल है। तुम्हारे ख्याल में कितनी तनख्वाह होनी चाहिए तुम्हारी? जो आपके ख्याल में दुरुस्त हो। बहरहाल 350 रुपये अलावा दूसरी मराद के रिहाइश के लिए मैंने बेगम साहिबा से मना कर दिया है और कह दिया है कि तुम मेरे साथ ही रहोगे। मैंने कहा, इंतहाई मुनासिब। बस तो मियाँ कल से बिस्मिल्लाह करो, रशीदुद्दीन साहब ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। यूं उस अजीबो गरीब दिन की दोपहर का इख्तिताम हुआ। लेकिन यह हैरत अंगेज वाक़या मेरे लिए बड़ी संगीन हैसियत रखता था। मैं सोच रहा था कि अगर मैं बहक जाता तो हालात क्या होते, लेकिन खुद पर एतमाद भी था और फिर मैं फिसलने वालों में नहीं था। खुदा का शुक्र है कि ज़मीर भी रखता हूँ और इसी की वजह से नुकसान में था, वरना क्या था। वालिद साहब की बातें बर्दाश्त कर लेता, जुलेखा के बारे में ख्यालात बदल लेता और यूं घर भर में बाजी मार लेता, जबकि मेरा नंबर छठा था। दूसरे दिन मुझे रशीदुद्दीन साहब अपने साथ ही ले गए। गो नवाब फैरोजुद्दीन साहब की कोठी उस रिहाइशगाह से मुल्हिक थी, लेकिन मैं कभी उस तरफ फटका भी नहीं था। उधर की दुनिया खासी मॉडर्न थी, कोठी की बनावट भी जदीद थी और उसके रहने वाले भी।
पर्दे की कोई खास रस्म न थी। चुनाचे मुझे बेगम साहिबा के सामने पेश कर दिया गया। उधेड़ उम्र की एक शरीफ सूरत खातून थी। ये सरफराज मियाँ है बेगम साहिबा। मैंने पहले इन्हें नहीं देखा। कल मैंने इनके बारे में अर्ज किया था। ड्राइवर के लिए? बेगम साहिबा के चेहरे पर हैरत थी। मेरी ज़ाहिरी वजाहत ने उन पर असर किया था। जी हाँ, मगर ये मेरा मतलब है, इन्हें एतराज़ तो नहीं होगा रशीद भाई? जी नहीं बेगम साहिबा, एतराज़ की क्या बात है? पता नहीं तुम किन हालात ने मजबूर किया है मियाँ। बहरहाल हमारे यहाँ इंसानों की हैसियत मुकर्रर नहीं की जाती। तुम्हारी हैसियत घर के एक फ़र्द की तरह होगी। मैंने कहा मेरी खुशबख्ती है। अलबत्ता बेगम साहिबा ने इधर उधर देखा। कौसर ज़रा बदतमीज़ है, दिल की बुरी नहीं है, ज़ुबान की बुरी है। उसके बाप ने उसका नाश कर दिया है। तुम रशीद भाई से पूछो, खुद मुझे उसकी हरकतें एक आंख नहीं बाती। तो मियाँ ज़रा उसकी बातें नज़रअंदाज कर देना। मैंने कहा आप फिक्र न करें बेगम साहिबा, हालांकि मैं नहीं जानता था कि ये कौसर क्या भला है। रहोगे तुम रशीद भाई के साथ? जी हाँ बेगम साहिबा, मैं इन्हें खुद से जुदा नहीं करूँगा। ठीक है मियाँ, हमारे असूल के मुताबिक तुम्हें 2 माह की तनख्वाह पेशगी अदा कर दी जाएगी ताकि तुम दिल जमी से काम कर सको। रशीदुद्दीन साहब, इन्हें गाड़ी की चाबी दिलवा दें और तनख्वाह अदा कर दें, बेगम साहिबा ने कहा। जो हुक्म बेगम साहिबा, रशीदुद्दीन साहब ने कहा, और फिर हम वहां से चले आए। 350 रुपये, इससे दुगनी कीमत की खुराक मेरा घोड़ा खा लेता था। इतने पैसों के थे हर माह कारतूस खर्च होते थे, लेकिन उस वक्त मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। आज 350 रुपये की मुलाजमत मिल जाने से दर हकीकत मुझे बेहद खुशी हो रही थी। रशीदुद्दीन साहब भी बहुत खुश थे। उस शाम खासी नुमायां तब्दीलियां हुई। मसलन ये कि रात के खाने पर खास तौर से अंदर बुलाया गया। रशीदुद्दीन साहब ने मेरी मुलाजमत की खुशखबरी सबको सुनाई। उनकी सारी बच्चियां मेरे सामने आई। यूं भी बस मैं ही उनसे आशना नहीं था, वो सब तो मुझे अच्छी तरह जानती थी। उन लोगों में कहकशां भी शामिल थी। महजूब सी, लेकिन दूसरों को हकीकत मालूम नहीं थी और मेरा दिल भी साफ था। दूसरे दिन से मैंने मुलाजमत पर जाना शुरू कर दिया। खूबसूरत कार की चाबी मेरे हवाले कर दी गई। मैंने कपड़ा निकाला और कार के शीशे साफ करने लगा। दर हकीकत इस दिलचस्प तस्वुर से लुत्फ आ रहा था कि मैं एक ड्राइवर हूँ। हर्ज भी क्या था? जागीरदार तौकीर अहमद अपनी जागीर संभालें, मुझे इसकी क्या परवाह है। मुझे मेरी ड्राइवरी मुबारक। हाँ, दूर खड़े रशीदुद्दीन साहब मुझे अजीब सी निगाहों से देख रहे थे। मैंने दूर से ही उनके चेहरे के तासुरात नोट किए। उनके चेहरे पर तासुफ था। ठीक 11 बजे बेगम साहिबा तैयार होकर निकली। मैं उस वक्त शीशे साफ कर रहा था। उन्हें दूर से देखकर मैं जल्दी से सीधा खड़ा हो गया और फिर जब वो करीब पहुंची तो मैंने जल्दी से अकबी दरवाज़ा खोल दिया। बेगम साहिबा अंदर बैठ गईं और मैंने ड्राइविंग सीट संभाल ली। पहाड़गंज चलना है मियाँ, क्या नाम बताया था तुमने? सरफराज, मैंने कहा। हाँ सरफराज मियाँ, ज़रा पहाड़गंज चलो। बहुत बेहतर। मैंने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। बेगम साहिबा, मैंने थोड़ी दूर तक चलने के बाद कहा। जी मियाँ, क्या बात है? दरअसल दिल्ली पहली बार आया हूँ, मुझे यहाँ के रास्ते नहीं मालूम। बस एक बार पता चल जाए फिर नहीं भूलूंगा। मैं बताती रहूँगी मियाँ, और कल से तुम शहर में निकल जाया करो। रोज़ाना 2-3 घंटे घूम लिया करो, रास्ते खुद ब खुद मालूम हो जाएंगे। नवाजिश बेगम साहिबा, मैंने ममनूनियत से कहा। दाहिने हाथ से चलो, चौराहा आए तो बाएं सिमत मोड़ लेना, बेगम साहिबा ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। रशीद भाई बता रहे थे कि तालीम याफ्ता हो। जी थोड़ा बहुत। शक्लो सूरत से तुम किसी बड़े घराने के लगते हो। कहाँ के रहने वाले हो मियाँ? जी इरशादाबाद का। और बहन भाई भी हैं? जी हाँ। ठीक है मियाँ, देखो हमें अल्लाह ने इंसान बनाया है, जो कुछ उसने दिया है उसका करम है। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई तकलीफ हो तो बेतकल्लुफ़ी से बता देना, तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बेहतर, मैंने चौराहे से गाड़ी मोड़ते हुए कहा और थोड़ी देर के बाद हम पहाड़गंज पहुंच गए। बस तुम यहाँ इंतज़ार करो, मुझे आधा घंटा लग जाएगा, बेगम साहिबा ने कहा और मैंने जल्दी से उतरकर दरवाज़ा खोल दिया। बेगम साहिबा उतर गई और मैं गाड़ी में बैठकर इंतज़ार करने लगा। कुदरत के खेल के बारे में सोच रहा था। कौन जानता है किसका मुकद्दर उसे कहाँ कहाँ ले जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसान को हर हाल में हालात से समझौता करना चाहिए। माहौल से अदम ताउन सिर्फ इज़्तिराब देता है और मुज़तरिब इंसान ज़िंदगी के रास्ते आसानी से तय नहीं कर सकता। आधे घंटे के बाद बेगम साहिबा वापस आ गईं और मैं उन्हें लेकर उनके बताए हुए रास्तों पर चल पड़ा। तकरीबन 3 घंटे बाद वापसी हुई थी। अब दोपहर के खाने की छुट्टी थी। खाने का इंतजाम भी नवाब फैरोजुद्दीन के यहाँ था। एक शरीर सी जवान सी मुलाजमा मेरे पास आ गई। डिलीवर साहब, खाना कहाँ खाएंगे? उसने मुझे गौर से देखते हुए कहा। आप कौन हैं? मैंने शरारत से पूछा। नूर जहां। माशाल्लाह, तो बेगम नूर जहां, मुझे नहीं मालूम मैं खाना कहाँ खाऊंगा। क्वार्टर में दूसरे लोग खाना खाते हैं, आप भी वहां चलो। ऐसा करें आज खाना यहीं ला दें, घास पर बैठकर ही खा लूंगा। जैसा कहो, उसने कहा और फिर वो वापस मुड़ गई। रास्ते में कई बार उसने पलटकर मुझे देखा और फिर वो निगाहों से ओझल हो गई। अल्लाह अकबर, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। ये नूर जहां साहिबा शायद किसी जहांगीर की तलाश में है। मैंने दिल में सोचा और फिर कार से थोड़े फासले पर बैठ गया।
थोड़ी देर के बाद नूर जहां खाना ले आई। ट्रे में उम्दगी से खाना लगाया गया था, पानी का जग और ग्लास भी मौजूद था। उसने खाना मेरे सामने रख दिया और फिर मुझसे थोड़े फासले पर घास पर बैठ गई। मैंने चौंक कर उसे देखा, वो अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी। आपका ताल्लुक बावर्ची खाने से है? मैंने पूछा। हाँ, खाना पकाती हूँ। खूब, आपने खाना खा लिया? अभी नहीं। तो आपको खाने की दावत दूं? आप खाओ, मैं खा लूंगी, उसने किसी हद तक शर्माते हुए कहा। बहुत बेहतर। मैंने खाना शुरू कर दिया। आप चाहें तो जा सकती हैं, मैं बर्तन जहां कहेंगी पहुंचा दूंगा। उसने कहा, मैं बर्तन ले जाऊंगी। मैंने शाने हिलाते हुए कहा, ठीक है, आपकी मर्जी। नूर जहां बेहद मेहरबान थी, लेकिन उसकी मेहरबानी पोजीशन खराब कर सकती थी, इसलिए मैं किसी हद तक बेजार था। उसी वक्त अचानक किसी तरफ से रशीदुद्दीन साहब आ निकले। मैं गर्दन झुकाए खाने में मशगूल था, उनकी आमद का एहसास न कर सका, लेकिन नूर जहां को खड़ा होते देखकर मैं चौंक पड़ा। तब मैंने पलटकर रशीदुद्दीन साहब को देखा, वो खामोश खड़े थे। अरे आप? मैंने खाना छोड़ दिया। ये क्या हो रहा है? वो सर्द लहजे में बोले। मैंने दूसरे लोगों के साथ मुनासिब नहीं समझा। उठो, वो बोले। उनका लहजा इतना सख्त था कि मैं खाना छोड़कर खड़ा हो गया। क्या बात है रशीद साहब? मैंने हैरत से कहा। आओ, वो बोले और फिर नूरजहां से कहने लगे, नूरजहां, खाना वापस ले जाओ। नूरजहां शायद रशीदुद्दीन साहब से खौफजदा थी। उसने जल्दी से झपटा मारकर ट्रे उठा ली। मैं रशीदुद्दीन साहब के पीछे पीछे चल पड़ा। गलती मुझसे हुई। रास्ते में रशीद साहब बोले, आप शायद किसी गलतफहमी का शिकार हो गए। अरे गोली मार गलतफहमी को, वो चिल्लाकर बोले। मैं समझा नहीं रशीद साहब। मैं वाकई हैरान था। मेरा ख्याल था कि रशीद साहब नूरजहां को मेरे पास बैठा देखकर नाराज हो गए हैं, लेकिन ताज्जुब की बात थी मेरे किरदार के वो पहले ही मौतरफ थे। फिर ये गलत ख्याल उनके दिल में क्यों पैदा हुआ? मुझे भी थोड़ा सा तुरारा आ गया। मैं शाम को बेगम साहबा से कह दूंगा कि सरफराज ये मुलाजमत नहीं करेंगे। मैं आपकी गलतफहमी पर हैरान हूं रशीद साहब, मैंने एहतजाजी अंदाज में कहा। गलतफहमी यानी मैं अंधा हूं? रशीद साहब धाड़े। मुझे अफसोस है, मैंने कहा। रशीद साहब कुछ भी नहीं बोले, वो भी बुरी तरह झिल्लाए हुए थे। इस तरह हम दोनों रशीद साहब के मकान में दाखिल हो गए। मैंने मेहमान खाने की तरफ कदम बढ़ाए तो उन्होंने गरज कर कहा, अंदर आइए, ताकि बेगम को भी आपके करतूत बता दिए जाए। जरूर बताइए, मैंने बेजारी से कहा और हम अंदर पहुंच गए। उसी वक्त बेगम साहबा नजर आ गई। लड़कियों ने भी हमारी आवाज सुन ली। मुलाहिजा फरमाया आपने? रशीद साहब तंजिया अंदाज में बोले। हैं, खैर तो है? ये अब दोनों के चेहरों पर कैसे तासुरात हैं? बेगम साहबा हैरानी से बोली। ये आज से मुलाजमत नहीं करेंगे, मैं अभी बेगम साहबा से कह दूंगा। अरे मगर हुआ क्या? चाची जान, तुम चुप रहो जी, मुझे बताने दो, रशीद साहब गरजे और मुझे हंसी आ गई। गुस्सा मुझे भी था, लेकिन मैंने सोचा कि ये कौन सी अनोखी बात है। आदमी का दिमाग पिटते देर नहीं लगती। इनसे पूछो बेगम, क्या हम इतने ही जलील हैं? रशीद साहब ने कहा। या अल्लाह, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। बेगम साहबा परेशानी से बोली। कपड़ा लेकर गाड़ी साफ कर रहे थे, क्या यह जिम्मेदारी भी ड्राइवर की है? रशीद साहब किलकिलाए और मैं चौंक कर उनकी शक्ल देखने लगा। बेगम साहबा के चेहरे पर भी उदासी दौड़ गई। तो इसमें इसकी क्या खता है? आपने इसे मुलाजमत ही ऐसी दिलवाई है। अरे खुद मेरे पीछे पड़े थे, नवाब साहब का इंतजार भी किया जा सकता था। हाँ मियाँ, ये ज्यादती है। अल्लाह ना करे तुम्हारी 2 रोटियां हम पर भारी तो नहीं थी। लेकिन चाची जान, मैंने कहना चाहा। अरे अभी और सुनो, दिल चाहता है खाल खींच लूं। रशीद साहब गुर्राए और उस जुमले पर फिर हंसी आ गई। गुस्सा ठंडा करें, बताए तो सही क्या बात है। खाना खा रहे थे बरखुरदार घास पर बैठकर, मुलाजमों का खाना। इनसे पूछो बेगम, इन्होंने हमें जलील क्यों किया? क्या ये घर इनका नहीं है? बाखुदा दिल खून हो गया। सारे ताज महल गिर पड़े, खाने के लिए घर नहीं था। रशीद साहब, मेरी आवाज लरज गई। मैंने दिल ही दिल में खुद पर नफरत की। गलत बात सोची थी मैंने। बात सिर्फ इतनी थी कि रशीद साहब को मेरा इस तरह खाना खाना नागवार गुजरा था। मैं कहता हूं, बात मत करो। दिल खून हो गया था तुम्हें इस तरह बैठकर खाना खाते देखकर। अगर मेरा बेटा होता तो वो अपने घर से इतना इज्तनाब करता? रशीद साहब की आवाज भर आ गई। इस मोहब्बत, इस खुलूस पर मेरे दिल में भी एक गोला सा उठा था। बेगम साहबा भी खामोश थी और लड़कियों के चेहरे पर भी उदासी दौड़ गई थी। मैं शर्मिंदा हूं रशीद साहब। अगर आपको ये बात नागवार गुजरी है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैंने अफसरदगी से कहा। बेटे, हम तुम्हारे कुछ नहीं हैं, लेकिन तुमने आस दिला दी है कि हम तुम्हें अपना समझें। हमारी ये खुशी हमसे न छीनो, बेगम साहिबा ने अफसरदा आवाज़ में कहा। मुझे एहसास है चाची जान, नादानिस्तगी में मुझसे ये गलती सरजद हो गई है। कसम से आइंदा मैं वहाँ की कोई चीज़ नहीं खाऊंगा। बस अगर आप इन्हें कुछ खाते देखें अब्बू जान, तो लकड़ी लेकर वहीं पिटाई शुरू कर दें, अफशा ने कहा और उसके जुमले ने माहौल एकदम बदल दिया। मैं हंस पड़ा। लड़कियां भी खी खी करने लगीं। बेगम साहिबा भी मुस्कुराहट ना रोक सकीं और रशीद साहब अफशा को घूरने लगे। पराए घर में कुछ खाना बुरी बात है ना? अफशा फिर बोली। खाया भी तो नहीं चाची जान, 2-3 लुकमे लिए थे, अब भूख लग रही है।
चलिए छोड़िए, मुंह हाथ धो लें, खाना तैयार है, बेगम साहबा ने कहा। चलो। रशीद साहब मुझे देखकर गरजे और मैं जल्दी से बाथरूम की तरफ चल पड़ा। लड़कियां अभी तक हंस रही थी। खाने की मेज पर रशीद साहब संजीदगी से बोले, बस मैं ये मुलाजमत तुम्हें नहीं करने दूंगा, नवाब साहब को आ जाने दो। इसमें कोई हर्ज नहीं है रशीद साहब, मैं आइंदा एहतियात रखूंगा। मैं तुम्हें कार साफ करते नहीं देख सकता सरफराज। मुझे इतना प्यार ना दें रशीद साहब, इसे मैं निभा नहीं सकूंगा। हमें इसका बदला नहीं चाहिए बेटे, बस एक आस रहने दो, रशीद साहब जज्बाती आवाज में बोले। आप मुझे काम करने की इजाजत दे दें, मैं वादा करता हूं कोई गिरी हुई हरकत नहीं करूंगा। कार लड़का साफ कर दिया करेगा, मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। बेहतर है, मैंने कहा। और उस रात मैं रशीद साहब और उनके घराने के खलूस के बारे में सोचता रहा। मैं इन लोगों को इनकी मोहब्बत का क्या जवाब दे सकूंगा। मैं नहीं जानता कि कितना वक्त इनके साथ गुजार सकता हूं। किसी की मोहब्बत की बेड़ियां पहनना मेरे बस की बात नहीं थी। न जाने कितनी रात गए तक मैं इस बारे में सोचता रहा। दूसरे दिन नाश्ता करके मैं फिर नवाब फैरोजुद्दीन की कोठी पर पहुंच गया। तब मुझे बेगम साहबा का पैगाम मिला और मैं उनके पास पहुंच गया। सरफराज मियां, कौसर अपनी सहेलियों के साथ कोटला जा रही है, तुम तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूं बेगम साहबा, मैंने कहा। ठीक है, वो आधे घंटे में तैयार होकर पहुंच रही है। बहुत बेहतर, मैंने जवाब दिया और बाहर निकल आया। एक लड़का गाड़ी की सफाई कर रहा था। मैं एक दरख्त के नजदीक पहुंचकर बैठ गया। अभी बैठे हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि अकब से एक आवाज आई, ड्राइवर साहब। और मैं उछल पड़ा। नूर जहां खड़ी थी। मैंने उसकी शक्ल देखी और फिर मुझे उस पर तरस आ गया। मासूम लड़की, उसे कुछ कहने से क्या फायदा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ नूर जहां, कल आपने खाना क्यों नहीं खाया था? दरअसल नूर जहां, मेरा खाना रशीद साहब के यहां तैयार होता है, वहीं खाना पड़ता है, तुम कुछ ख्याल मत करना। रशीद साहब तुम्हारे कौन लगते हैं ड्राइवर साहब? वो मेरे चचा हैं। अच्छा, उसने गर्दन हिला दी। तब तो ठीक है, चाय पियोगे? लाऊं? नहीं शुक्रिया नूर जहां, थोड़ी देर पहले नाश्ता किया है। कोई चीज खाने को दिल चाह करे तो मुझे बता दिया करो। जरूर बता दिया करूं। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई और नूर जहां की आंखों में एक मासूम सी संजीदगी उभर आई। उसे शायद मेरी मुस्कुराहट पसंद आई थी। आपका नाम क्या है ड्राइवर साहब? तुम मुझे ड्राइवर साहब ही कहा करो। क्यों? बस मुझे यही अच्छा लगता है। ओह, उसके होठों पर एक शर्मगी मुस्कुराहट फैल गई। न जाने वो क्या समझी, शर्माई और फिर गर्दन मोड़कर बोली, अब मैं चलती हूँ, बहुत काम करने हैं। और वो तेजी से चल दी। मैंने एक गहरी सांस ली थी और फिर मेरी निगाह कोठी के बरामदे की तरफ उठ गई। बिलाशुबा हसीन तरीन लड़की थी। बड़ी बड़ी बेपनाह कशिश लिए हुए आंखें, जिनमें गुलाबी रंग नुमाया था, और ये रंग जहां बेपनाह हुस्न में इजाफा कर रहा था, वहां जलाल का इजहार भी करता था। जर्द शहद और मैदे की मिलावट से तैयार किया हुआ रंग, किताबी चेहरा, सिडोल जिस्म, सीधे सीधे लंबे बाल जो बेहद खूबसूरत थे। लिबास भी मुनासिब था। बहरहाल गरूर तमकनत में वो हक बजानब थी, क्योंकि एक मिसाली हुस्न रखती थी और नवाब की बेटी थी। मैं तेजी से कार की तरफ बढ़ गया। एक मुलाजिम बास्केट उठाए आ रहा था। मैंने अकबी दरवाजा खोल दिया और मुझे घूरती हुई मेरे पास पहुंच गई। ड्राइवर कहाँ है? उसने कहा। आवाज बहुत हसीन थी लेकिन लहजा सख्त, और मुझे बेगम साहबा की बात याद आ गई। उन्होंने उस लड़की की तुनक मिजाजी के बारे में मुझे बता दिया था। मैंने नरमी से कहा, तशरीफ रखिए खातून। तुम कौन हो? उसने फिर पूछा। आपका ड्राइवर, मैंने अदब से कहा। ओह, तुम ड्राइवर हो, लेकिन तुम्हारी वर्दी कहाँ है? उसने सवाल किया। कल ही मुलाजिम हुआ हूं, वर्दी अभी तैयार नहीं हुई। लेकिन मैं बेवर्दी ड्राइवर पसंद नहीं करती, समझे? अगर मुझे जल्दी ना पहुंचना होता तो वो कार के पिछली सीट पर बैठ गई। लड़के ने बास्केट पीछे रख दी थी। मैंने एक गहरी सांस ली। कौसर की बदतमीजी पर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था। मैं तो कुंदन बन रहा था, आइंदा हालात के लिए खुद को तैयार कर रहा था। मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर दी और फिर मैं कोठी से बाहर निकल आया। मैंने पूछा, कहाँ चलूं? दरियागंज, पहले उस्मा को साथ लूंगी। जी, लेकिन आपको एक तकलीफ करनी पड़ेगी। क्या मतलब? मैं दिल्ली के लिए अजनबी हूं, आप रास्ता बताएंगी। बरेली से आए हो? वो तंजी अंदाज में बोली, और मैं उसके इस तंज को भी पी गया, क्योंकि बरेली का पागल खाना मशहूर है। जी नहीं, इरशादाबाद से। मुझे चरब जुबानी पसंद नहीं, समझे? समझ गया, लेकिन अब किधर चलूं? सीधे चलते रहो, आगे से बाएं से मत मुड़ जाना, उसने कहा और मैं खामोश हो गया। वो बेजार सी शक्ल बनाकर खिड़की से बाहर देख रही थी। मैं तुझे आसानी से दुरुस्त कर सकता हूं हरी मिर्च, लेकिन जाने दो, मेरा मकसद कुछ और है। जा, माफ किया, मैंने दिल दिल में कहा और उसके बताए हुए रास्ते पर चलता रहा। फिर उसने आगे भी रास्ते बताए और मैं चलता रहा। बस सामने वाली कोठी के कंपाउंड में चलो। जी, मैंने कार की रफ्तार सुस्त कर दी और एक दूसरी खूबसूरत कोठी में दाखिल हो गया। पोर्टेको में कार रोककर मैंने जल्दी से उतरकर दरवाजा खोला और वो उतरने लगी। आदाब सीखो, दरवाजा खोलने के बाद ऊंट की तरह सामने नहीं खड़े रहते, एक तरफ हटो। जो बातें मैं नहीं जानता बता दिया करें, याद रखूंगा, मैंने कहा।
लेकिन वो मेरी बात सुने बगैर आगे बढ़ गई। लड़की लड़की क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है, होश की दवा कर, मैंने कहा। लेकिन मेरे खुद को ही संभालना पड़ा, अभी बहुत से कठिन मराहिल से गुजरना है। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो एक और लड़की के साथ बाहर निकली। सांवला सा रंग लेकिन खूबसूरत नक्शो निगार के मालिक, बूटा सा कद, मजमूई तौर पर वो हसीन थी। मैंने दरवाज़ा खोला और उससे बहुत दूर हटकर खड़ा हो गया और फिर वो दोनों बैठ गईं तो उसे बंद कर दिया। कौसर ये कौन है? मेरे ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद उज़मा ने पूछा। ड्राइवर, कौसर ने जवाब दिया। ओह, उज़मा की ओह बड़ी मैंने खेज थी। जी अब कहाँ चलूँ? फतेहपुरी, कौसर ने जवाब दिया। सीधा चलता रहूँ? हाँ, कौसर ने कहा। क्या मतलब? उज़मा ने पूछा। नए हैं, दिल्ली से नावाकिफ हैं। इम्पोर्ट किया है? उज़मा ने शरारत से पूछा। फजूल बातों से इज्तनाब करो उज़मा, कौसर ने खुश्क लहजे में कहा। मालूमात के लिए पूछ रही थी, उज़मा जल्दी से बोली। मैं उनकी बातों से लाताल्लुक था। वैसे उस लड़की पर मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन बहरहाल बेगम साहबा ने उसके लिए पहले ही माजरत कर ली थी। हाँ, कोई मसला हुआ तो देखा जाएगा। फतेहपुरी की एक खूबसूरत इमारत में दाखिल होकर एक बार फिर मुझे कार रोकना पड़ी। यहाँ 4 कारें और खड़ी थीं और बहुत सी लड़कियां उन कारों के नज़दीक मौजूद थीं, लेकिन लड़कियों के दरमियान एक बंदर भी नजर आ रहा था। चौड़ा चेहरा, घनी मूछें, शेरवानी और चूड़ीदार पायजामा पहने हुए, अच्छे हाथ पैरों का मालिक था। इन लड़कियों के दरमियान सिर्फ वही एक मर्द था। अरे ये कौन है? उज़मा ने पूछा। पता नहीं। ड्राइवर तो नहीं हो सकता? पता चल जाएगा। लड़कियों का गौल हमारी कार की तरफ लपका। तुम लोग पूरे 20 मिनट लेट हो, एक लड़की ने कहा। कौन सी नई बात है? कौसर हमेशा देर से आती है। बस अब चलो वरना देर हो जाएगी। हाँ, तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन ये साहब बहादुर किसकी कार में बैठेंगे? नाहिद की कार में। और किसकी कार में? ओह, क्या ये भी हमारे साथ चलेंगे? इस बार कौसर ने पूछा। हाँ कौसर, मुझे अफसोस है लेकिन अम्मी जान के चहेते हैं, एक दुबली पतली सी लड़की ने कहा। लेकिन ये तो हमारे प्रोग्राम के खिलाफ है नाहिद, तुमने अम्मी जान से कहा क्यों नहीं कि कोई मर्द नहीं जा रहा? कौसर ने एतराज़ किया। अम्मी जान कहने लगी कि ड्राइवर भी तो हैं। तो क्या तुम्हारी कार चलाएंगे? नहीं, ड्राइवर के साथ बैठ जाएंगे। खिलाफ असूल बात है। हाय अल्लाह कौसर, एक एक ने मेरी खिंचाई की है, तुम तो माफ कर दो, नाहिद ने रूहानसी आवाज में कहा। हदूद अरबा क्या है इनका? खाला के लड़के हैं, सहारनपुर से आए हैं, वही रहते हैं, नाहिद ने कहा। कमाल है भाई, खाला के लड़के ऐसे भी होते हैं। क्यों ना हम सब इनसे अपील करें कि वो हमारे साथ ना जाएं, उज़मा ने कहा। उज़मा, मैं हर मुमकिन कोशिश कर चुकी हूँ, अब तो सिर्फ यही हो सकता है कि तुम मुझे ही ना ले जाओ। इसके बावजूद अगर वो जाने पर मुसर हुए तो, एक लड़की ने कहा और सबको हंसी आ गई। अल्लाह मालिक है, दूसरी ने कहा और खी खू खू जोर पकड़ गई। अच्छा अब चलो, देर हो रही है। तो फिर इनके बारे में क्या फैसला हुआ? अरे ले चलो, देखा जाएगा, किसी ने सिफारिश की। क्यों कौसर? नाहिद ने पूछा। चलो भाई, सबकी मर्जी है तो ठीक है, कौसर ने कहा और लड़कियां भर्रा मारकर अपनी अपनी कार की तरफ लपकीं। उज़मा के साथ 2 और लड़कियां हमारी कार में आ गई थीं। तब किसी की निगाह मेरे ऊपर पड़ गई। अरे ये कौन है? मैंने जल्दी से कार स्टार्ट कर दी थी। ड्राइवर, कौसर ने जवाब दिया और अकब नुमा आईने में मैंने सामने वाली लड़की का चेहरा देखा। उसने दोनों शाने उचकाकर गर्दन हिलाई थी। कारें एक एक करके कोठी से निकल आईं। मैंने जानबूझकर उन्हें आगे जाने का रास्ता दे दिया था ताकि उनके नक्शे टायर पर चलता रहूं। इन हजरत से नाहिद का कोई सिलसिला है क्या? एक लड़की ने कहा। यह सोफिया हमेशा सिलसिलों के चक्कर में रहती है, उज़मा बोली। दरअसल मैं मुसलसल हूं, सोफिया ने कहा और लड़कियां हंसने लगीं। मैं पत्थर के बुत की मानिंद खामोश था। अभी तक मैंने चेहरे के तासुरात से भी कोई इजहार न होने दिया था। फेरोज शाह के कोटले पर सफर खत्म हो गया। लड़कियां उस पुरफिजा मकाम पर कारों से उतर गईं। खाने पीने की चीजें साथ लाई गई थी, पिकनिक का अंदाज था। बकिया तीनों कारों के ड्राइवर भी नीचे उतर आए थे। वो मेरे करीब पहुंच गए। आपस में तारुफ किया गया। उनकी बातें ड्राइवरों की सी थी जिनसे मैं बहुत जल्द बोर हो गया और फिर मैं एक तरफ चल पड़ा। मैंने एक ऐसी जगह संभाल ली जहां से मैं लड़कियों पर भी निगाह रख सकता था। रंगीन लिबासों के दरमियान शेरवानी बाकायदा से घुसी हुई थी। मूंछों वाला नौजवान बहुत खुश था। मैंने उसके चेहरे से ये अंदाज़ा लगा लिया था कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं है। उसकी आंखों में हवस थी और मुंह इस अंदाज में फैला हुआ था जैसे कह रहा हो, हाय इतनी सारी। वैसे लड़कियां उसकी वजह से ज्यादा फ्री नहीं हो रही थी। चुनाचे न जाने किस तरह उसे महफिल से निकाल दिया गया। उसकी गर्दन लटकी हुई थी और वो इसी तरफ आ रहा था जिधर मैं मौजूद था, लेकिन उसने मुझे नहीं देखा। जब वो मेरे करीब आया तो मैंने उसे मुखातिब किया, ए सुनो, और वो ठिठक गया, रुका और मुझे देखा, फिर वो मेरी तरफ आ गया। क्या बात है, कैसे चले आए? तुम कौन हो? ड्राइवर। ओह हाँ, शायद मैंने तुम्हें देखा था। वो सफ़ेद गाड़ी तुम ही चला रहे थे ना? हाँ। तब तो तुमसे दोस्ती गांठनी पड़ेगी, उसने मैंने खेज अंदाज में कहा। क्या मतलब? मैंने पूछा। यार क्या नाम है उसका? किसका? अबे वही तुम्हारी मालकिन। उसने हंसते हुए 10 का नोट निकाला और मेरी जेब में ठोंस दिया। मैं हक्का बक्का रह गया था।
गो वो तनोतोष में खासा था, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं उसे उठाकर बासानी पटक सकता हूं। मेरा दिल चाह कि उसके जबड़े तोड़ दूं, लेकिन अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल आया। मगरूर लड़के को क्यों ना इस अंदाज में सजा दी जाए। वेरी गुड, तफरी रहेगी और उस गधे का दिमाग भी दुरुस्त हो जाएगा। शायद तुम कौसर की बात कर रहे हो, मैंने कहा, और उसने दोनों हाथ सीने पर रख दिए। हाय कौसर, लुट गए यार हम तो, अब जिंदगी दुश्वार हो गई है, उसने आशिकाना अंदाज में कहा। वाकई? मैंने हैरत से आंखें फाड़ दी। कसम अल्लाह की, अपना तो लोटा हो गया। क्या हो गया? मैंने हैरत से कहा। जाने दे यार, काम की बात कर। लौंडिया कैसे मिजाज की है? बहुत उम्दा, बड़ी रोमांटिक, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाय हाय, हम तो गए काम से उस्ताद, अब तू ही हमारी मदद कर सकता है। 1000-1200 खर्च हो जाएं तो परवाह नहीं, कसम अल्लाह की, और कमा लेंगे। चाहते क्या हैं आप? मैंने राजदाराना अंदाज में पूछा। अबे अबे, ये भी कोई पूछने की बात है? इश्क विश्क नहीं किया कभी? शेरवानी वाले हजरत ने हैरत से पूछा। मैंने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं। बोंगे हो यार, वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला। खैर छोड़ो, कोई तरकीब करो, अपनी उससे यारी हो जाए। मैं क्या तरकीब करूं? यह भी मुझे ही बताना पड़ेगा। खैर सोचने दो। वो खामोश होकर कुछ सोचता रहा, फिर उसने चौंक कर पूछा, अबे इसके घर का पता क्या है? और मैंने इत्मीनान से नवाब फिरोजुद्दीन की कोठी का पता बता दिया। शेरवानी वाले साहब ने पता खूब याद कर लिया था। ठीक है, हम ही कोई तरकीब सोचेंगे, अपना काम बन गया तो पूरे 50 रुपए दूंगा, क्या समझा? ठीक है साहब, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। दुआ से काम नहीं चलेगा प्यारे, दवा भी करनी पड़ेगी। मुझे आपकी खिदमत करके खुशी होगी साहब। वैसे आपका नाम क्या है? नाम तो खैर मोहम्मद है, मगर प्यारे दुलारे कहलाते हैं। जी, मैंने गर्दन हिला दी। यार तू इसका ड्राइवर है ना? जी हाँ। उसके मिजाज के बारे में भी जानता होगा? ज्यादा पुराना नहीं हूं साहब। ये बताओ उसे क्या चीज पसंद है? दही बड़े बहुत शौक से खाती है। वो मारा। और फूल पहनने की बेहद शौकीन है, गजरे बनवा कर दे दो तो फौरन कबूल कर लेंगी। जीते रहो, दुलारे मियाँ खुश होकर बोले। फिर उन्होंने जेब से पानों की डिबिया निकालकर खुशबूदार गिलोरी मुंह में दबाई और अजराह इखलाक मुझसे भी पूछा, लेकिन मैंने माजरत कर ली। दूसरी तरफ लड़कियां चहलें कर रही थी। अक्सर उनके कहके बुलंद होते और दुलारे मियाँ चौंक कर उन्हें देखने लगते। आप उनके पास से क्यों चले आए दुलारे मियाँ? बस यूं ही। नाहिद ने कहा था कि वो जरा प्राइवेट गुफ्तगू करेंगी, दुलारे मियाँ ने कहा। तो अब तो कर चुकी होंगी। हाँ, मगर इस तरह कैसे काम चलेगा? मैंने कहा। क्या मतलब? दुलारे मियाँ राज़दार अंदाज में बोले। आप तो बिल्कुल अनाड़ी हैं दुलारे मियाँ। मैंने इश्क नहीं किया, लेकिन इन लड़कियों के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। क्या जानते हो? दुलारे मियाँ पूरी तरह मुतवज्जो हो गए थे। आप उनसे दूर दूर रहे तो ये आपसे ज्यादा मुतासिर नहीं होंगी। आप इनके पास जाइए, इन्हें लतीफ़े सुनाइए। हंसने हंसाने वालों से ये बहुत खुश रहती हैं। खास तौर से कौसर को मुखातिब करें, उसकी तरफ जब भी देखें आंखों को नशीला बना लें। दौराने गुफ्तगू हाथ भी पकड़ लें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अंदाज़ा ना हो सके कि आपने जानबूझकर ऐसा किया है, बल्कि ये पता चले कि बेख्तियार ऐसा हुआ है। ओह, बात तो कर ली है। लाख रुपए की है, पूरे लाख रुपए की। जीते रहो प्यारे, जा रहा हूँ, दुआ करना, दुलारे मियाँ ने कहा और मेरे पास से उठकर टहलने वाले अंदाज में आगे बढ़ गए। मेरे पेट में कहके मचल रहे थे। दिल चाह रहा था कि किसी तरह दुलारे मियाँ की गुफ्तगू सुनूं। उसी तलाश में मैंने चारों तरफ देखा। इत्तेफाक से जिस जगह लड़कियां बैठी हुई थीं उसके दूसरी तरफ एक बाड़ लगी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ जाने का रास्ता बहुत आगे से था। बाड़ भी तकरीबन 6 फीट ऊंची और घनी थी, इसलिए उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए उससे उम्दा जगह नहीं हो सकती थी। मैं उठा और दूसरी तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ चल पड़ा। उन लोगों की निगाहों से दूर होकर मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। मैं दुलारे मियाँ के कीमती अल्फाज से महरूम रहना नहीं चाहता था। चुनाचे थोड़ी देर के बाद मैं दूसरी तरफ पहुंच गया और फिर मैं दम साध कर बाढ़ के साथ बैठ गया। दुलारे मियाँ शायद अभी भी पहुंचे थे। फरमाइए दुलारे भाई, ये नाहिद की आवाज़ थी। क्या फरमाऊं? दुलारे भाई बोले। कैसे तशरीफ ले आए? यानी अभी तुम्हारी प्राइवेट गुफ्तगू खत्म नहीं हुई? जी नहीं, आप अभी इधर ही बैठे। ये जुल्म है, कसम अल्लाह की, मैं अकेला कहाँ जाऊं? तुम्हारे साथ आया हूं। एक लतीफ़ा सुनो। एक कसाई था, पहले लतीफ़ा फिर कोई और बात। दुलारे भाई उसके एहतजाज को नज़रअंदाज करके बोले। सुन भी लो ताकि जल्दी से दफ़ा हो। कोई और लड़की बोली। दफ़ा नहीं होगा, अभी तो आपको बहुत से लतीफ़े सुनने होंगे। ऐसी तफरीहात हंसने हंसाने के लिए होती हैं, दुलारे भाई बोले। यह सूरत हाल तकलीफ दे है नाहिद, किसी और लड़की ने संजीदगी से कहा। लिल्लाह दुलारे भाई, आप बिला वजह हमारे साथ चले आए और अब हमें परेशान कर रहे हैं। बराए करम आप हमें बातें करने दें, आप ड्राइवर के साथ बैठ सकते हैं। तुम मेरी तौहीन कर रही हो नाहिद, गोया मैं ड्राइवरों के साथ बैठने के काबिल हूँ। मैं तुम्हारी और इन दूसरी लड़कियों की परवाह भी नहीं करता। आइए कौसर, हम अलग चलकर बैठेंगे। काश मैं देख सकता। मेरा ख्याल था कि दुलारे भाई ने कौसर का हाथ पकड़ लिया था, क्योंकि दूसरे लम्हे चटाख की आवाज़ सुनाई दी थी और फिर कौसर की गुस्सैली आवाज़ सुनाई दी।
नाहिद, तुम जानती हो मैं दायरा अहबाब ज्यादा वसी नहीं करती, मेरा एक मयार है। ये गधा अगर तुम्हारा रिश्तेदार है तो तुम्हें इसे हम पर मुसल्लत नहीं करना चाहिए था। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। मैं जाना चाहती हूँ और मैंने तुम्हें हमेशा के लिए अपने दोस्तों की फहरिस्त से खारिज कर दिया है। दुलारे भाई, आप यहाँ से दफान हो जाएं। जाइए, आप यहाँ से जाइए। आप जैसे जलील इंसान को एक लम्हे भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जाइए, वरना मैं ड्राइवरों को बुलाती हूँ, वो आपको धक्के देकर भगा देंगे। नाहिद ने कहा और फिर वो कौसर का रास्ता रोककर बोली, मेरी क्या खता है कौसर, मैंने क्या किया है? सुनो, तुम एक थप्पड़ मेरे भी मार लो। घर वालों के कहने से मजबूर हो गई थी, ये जबरदस्ती साथ लग गए थे। आप अभी तक नहीं गए दुलारे भाई? आखिर में नाहिद चीख कर बोली। जाते हैं जी, दुलारे भाई अकड़ कर बोले और फिर शायद वहां से खिसक गए। मैंने अभी वहां से हटने की जरूरत नहीं महसूस की थी। सारी लड़कियां कौसर की खुशामद कर रही थीं। बमुश्किल तमाम वो राजी हो सकी। नाहिद ने उससे बहुत माफी मांगी थी, तब वो भी मुतासिर हो गई। सॉरी नाहिद, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कह दिया है। बिलाखिर कौसर ने कहा, तुम मुझे माफ कर दो, मुझे कोई परवाह न होगी। नाहिद ने कहा, मामलात, मुझे दुलारे भाई की तलाश थी और दुलारे भाई मुझे नजर आ गए। वो एक जगह उदास बैठे हुए थे। जाने की जरूरत उन्होंने महसूस नहीं की थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके पास पहुंच गया और मेरे कदमों की चाप पर दुलारे भाई ने मुझे देखा। अबे कहाँ चले गए थे? वो मुझे देखते ही चीखे। हाजिर हो दुलारे भाई, फरमाइए। अबे क्या खाक फरमाए, उधर तो लोटा हो गया। लोटा हो गया? मैंने हंसी रोकते हुए कहा। हाँ यार, लपड़ पड़ गया गाल पर। अरे, मैंने हैरत से कहा, किसने मारा? उसी ने यार, तेरी मालकिन ने। बात समझ में नहीं आई। मगर क्यों मारा? मैंने हैरान होने की अदाकारी करते हुए कहा। मैंने हाथ पकड़ लिया था। ओह, सबके सामने? हाँ, सब ही थी। यही तो गलती हो गई आपसे दुलारे भाई। क्या ये आपकी पहली मुलाकात थी? हाँ। हाथ हमेशा दूसरी मुलाकात पर पकड़ना चाहिए और तन्हाई में। आप बताइए, उसे क्या मालूम कि आप उससे मुतासिर हैं? न आपने उसे फूल पेश किए, ना दही बड़े, और हाथ पकड़ लिया। फिर ये तो होना ही था ना जो हुआ। अरे, दुलारे भाई तासुफ से हाथ मलते हुए बोले। हाँ यार, गड़बड़ हो गई, मगर अब क्या करना चाहिए? बाकी प्रोग्राम कल पर रखिए। इस किस्म का इजहार कीजिए कि जैसे आप इस वाक़े से भी ज़रा भी मुतासिर नहीं हैं। आपने उसकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना है। ऐसा ही करूँगा, फिक्र न कर प्यारे। मगर कल उसे दही बड़े कहाँ पेश करूँ? पता आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एक बात और अर्ज कर दूँ? कहो कहो, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, दुलारे भाई ने कहा। दरअसल आपने बहुत बड़ी गलती की। ये लड़कियां इश्क और मोहब्बत के खेल को अपने साए से भी छुपाना चाहती हैं। आपने सबके सामने उसका हाथ पकड़कर बुनियादी गलती की है। आइंदा आप उस पर जाहिर न करें कि आपके इश्क के राज से कोई और भी वाकिफ है। वो कितना ही पूछे कि आपने किसी और को भी कुछ बताया है, आप इनकार कर दें। गुर की बात है उस्ताद, मान लिया। दुलारे भाई ने मेरी रान पर हाथ मारते हुए कहा और फिर गाल सहलाते हुए बोले, दुबली पतली है यार, मगर हाथ जोरदार मारती है। देखना, निशान तो नहीं है। दुलारे भाई ने गाल सामने कर दिया और मेरे पेट में दर्द होने लगा, लेकिन बहरहाल हंसी तो बर्दाश्त करना ही थी। काफ़ी देर तक दुलारे भाई इधर उधर की हाँकते रहे। फिर दूसरे ड्राइवर भी हमारे पास आ गए और मैं किसी न किसी तरह उनसे जान बचाकर दूर निकल गया। लड़कियां हमवार हो गई थी और हंसी मजाक और कह के फिर से जारी हो गए थे। फिर मैंने दूर से ड्राइवरों और दुलारे भाई को खाना खाते हुए देखा। दूसरी तरफ लड़कियां भी खाना खा रही थी। ड्राइवर अपना अपना खाना खुद मांग कर लाए थे और शायद दुलारे भाई का खाना लड़कियों ने खुद ही भेज दिया था, लेकिन मैं भला अपना खाना मांगने जा सकता था? हालांकि भूख मुझे भी लग रही थी, लेकिन मैंने सोच लिया कि आज दोपहर का खाना किस्मत में नहीं है। मेरी मालकिन मेरे बारे में कहाँ सोच सकती थी? मालकिन? मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हालांकि अगर सिर्फ जागीरदार तौकीर साहब की बात ही मान ली जाती और वो गुजारे के लिए कुछ दे देते तो वो कुछ इतना होता कि नवाब फैरोजुद्दीन की पूरी जायदाद खरीदी जा सकती थी, फिर भी कुछ बच रहता। लेकिन बहरहाल कौसर मेरी मालकिन थी, क्योंकि तौकीर अहमद की जायदाद में मेरा कोई हिस्सा नहीं था और अब मैं सिर्फ एक ड्राइवर था। मैंने अपनी कार का दरवाज़ा खोला और अंदर सीट पर नीम दराज सा हो गया। सोचते सोचते कुछ गनूदगी सी तारी हो गई, लेकिन ज़्यादा देर तक न रही और फिर संभल गया। लेकिन दूसरी तरफ शाम हो गई थी और मैंने देखा कि लड़कियां अपना अपना सामान उठा रही हैं और ड्राइवर उनका सामान समेट रहे थे। मैं भी जल्दी से उनकी तरफ बढ़ गया और मैंने खामोशी से कौसर का सामान समेटना शुरू कर दिया। और उसी वक्त एक मेहरबान लड़की ने पूछा, अरे कौसर, तुम्हारे ड्राइवर ने खाना नहीं खाया? मैंने इन्हें दूसरे लोगों के साथ नहीं देखा। कौसर ने सपाट लहजे में कहा, मालूम नहीं। ड्राइवर, तुम खाना लेने नहीं आए थे? लड़की ने बरह रास्त मुझसे पूछा। नहीं खातून, मैंने मजबूरन जवाब दिया। क्यों? कौसर ने तीखे लहजे में कहा। मेरी आदत नहीं है छोटी बीबी, मैंने कहा और बास्केट उठाकर चल दिया। मैंने उन लोगों पर रद्द अमल भी नहीं देखा और वापस कार के नज़दीक आ गया। दूसरी लड़कियां अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ गईं। नाहिद और दुलारे भाई एक गाड़ी में बैठे थे। किसी दूसरी लड़की ने उन लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं किया।
कौसर दूसरी कुछ लड़कियों के साथ कार की तरफ आ रही थी। मैंने अदब से दरवाज़ा खोला और एक तरफ हट गया। कौसर बड़ी तमकनत से अंदर बैठ गई और फिर दूसरी लड़कियां भी। तब मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। चलूं छोटी बीवी, मैंने पूछा। चलो, कौसर ने झटकेदार आवाज़ में कहा और मैंने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। लड़कियां खामोश थीं। वैसे मैंने उनमें से एक लड़की को अपनी तरफ निगरान पाया, लेकिन इसका इजहार ना होने दिया कि मैं इस बात से वाकिफ हूं। और फिर दूसरी लड़कियों को उनके घरों पर उतारने के बाद मैं कौसर को लेकर चल पड़ा। लेकिन रास्ते भर कौसर ने मुझसे बात नहीं की। उसने खाने के बारे में नहीं पूछा था। मुझे क्या परवाह हो सकती थी। थोड़ी देर के बाद हम कोठी पर पहुंच गए। मैंने हस्बे मामूल दरवाज़ा खोल दिया था। कौसर उतरकर अंदर चली गई। मैंने गहरी सांस ली। वाकई बड़ी मगरूर लड़की थी, लेकिन अल्लाह सलामत रखे दुलारे भाई को। मुझे यकीन था कि वो कौसर की खासी मिजाज पुरसी कर देंगे। हालांकि कोई ख़ास काम नहीं किया था, लेकिन कुछ थकन महसूस हो रही थी। मैंने गाड़ी बंद की और अपने मखसूस दरख्त के पास आ बैठा। ये जगह मुझे बहुत पसंद थी। दरख्त से टेक लगाकर मैं आंखें बंद कर लीं। अभी चंद ही लम्हात गुजरे थे कि मुझे अपने नज़दीक एक प्यार भरी आवाज़ सुनाई दी, डिलीवर साहब। और मैं चौंक पड़ा। नूर जहां की आवाज़ मैंने पहचान ली थी और उसके लहजे की मिठास, उसका प्यार भरा अंदाज उस वक्त न जाने क्यों मुझे मुतासिर कर गया। मैंने आंखें खोल दी। नूर जहां, मैंने भी नरम आवाज़ में उसे पुकारा। हाय डिलीवर, तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है। वो मेरे पास आकर बैठ गई। दरअसल तो खुद बहुत अच्छी है नूर जहां। डिलीवर बाबू। नूर जहां बेखुद हो गई। मैं अच्छी हूँ डिलीवर बाबू। हाँ, नेक, सीधी और शरीफ। चाय नहीं पिलाएगी नूर जहां? अभी लाई डिलीवर बाबू। वो उछलकर खड़ी हो गई। कुछ खाने को भी? मैंने कहा। बस अभी लाई। नूर जहां छलांगे मारती हुई चली गई और मैं एक ठंडी सांस लेकर उसके बारे में सोचने लगा। तासुर की जो नन्ही सी कौंपल उसके दिल में फूटी थी, उसे जवान नहीं होना चाहिए। इस पौधे को सही रंग मिल जाना चाहिए, वरना गरीब नूर जहां तबाह हो जाएगी। इन गरीबों की मोहब्बत बहुत मजबूत होती है। अमीर आदमियों के लिए दिल बहलाने के बहुत से जरिए होते हैं, लेकिन गरीब। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि नूर जहां वापस आ गई। मुझे रशीद साहब का भी ख्याल था, चुनाचे मैं और आड़ में हो गया। नूर जहां ने मेरे सामने गाजर का हलवा, क्रीम के बिस्किट और तले हुए आलू के कबाब रख दिए। इसके साथ ही खुशबूदार उम्दा चाय भी। शुक्रिया नूर जहां, मैंने कबाब खाते हुए कहा। मैं जहां से आया था नूर जहां, वहां मेरी एक छोटी सी बहन भी थी। अच्छा डिलीवर बाबू, तुम कहीं और से आए हो? हाँ नूर जहां, नौकरी करने आया हूँ। अच्छा डिलीवर बाबू, फिर तुम्हारी बहन कितनी बड़ी है? बिल्कुल तेरे बराबर। मेरे बराबर? हाँ, शक्लो सूरत भी तेरी जैसी है। तुझे देखकर मुझे अपनी बहन याद आ जाती है। डिलीवर बाबू? नूर जहां बेचैनी से बोली। वो मुझे डिलीवर बाबू नहीं कहती थी, वो मुझे भैया कहती थी। मेरा दिल चाहता है नूर जहां तू भी मुझे भैया कहा कर। डिलीवर बाबू? नूर जहां एक झटके से खड़ी हो गई। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। नहीं नहीं डिलीवर बाबू, नहीं। वो खौफजदा अंदाज में बोली। क्या मैं तेरा भाई बनने के काबिल नहीं हूं नूर जहां? मैं तुम्हें अपना बहुत कुछ बनाना चाहती हूँ डिलीवर बाबू। ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। तो मुझे अपना भैया बना ले नूर जहां, मुझे भैया कहा कर। मेरा दिल अपनी बहन को बहुत याद करता है, मैंने दर्द भरे अंदाज में कहा। और ये दर्द हकीकी था। अपने प्यारे मुझसे छूट गए थे। आखिर मैं भी इंसान था, मुझे भी कोई याद आता था। मगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ डिलीवर बाबू, बहन वाला प्यार नहीं। मैं तुम्हारी बनना चाहती हूँ। ऐसा मत कहो खुदा के लिए। नूर जहां छोटी जात की थी, मासूम भी। उसका दिल भी ज्यादा गहरा नहीं था, उसकी जुबान भी मलफूफ नहीं थी। मैं सुन हो गया, लेकिन नूर जहां के भयानक मर्ज का फौरी इलाज जरूरी था। अगर मैं तुझे बहन भी ना बनाता नूर जहां, तब भी मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता था, क्योंकि मेरी बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मासूम से, प्यारे प्यारे से। और नूर जहां का चेहरा उतर गया। वो पागलों की तरह मुझे देखती, फिर उसने आंखों पर दोनों हाथ रखे और एक तरफ दौड़ गई। मैंने सुकून की सांस ली। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया था। अब नूर जहां खुद अपने रास्ते मुतय्यन करेगी और बिलाखिर उसे सुकून मिल जाएगा। गलतफहमियों का फैलना अच्छा नहीं होता। किसी गरीब को धोखे में रखने से क्या फ़ायदा। उमरा दिल बदल लेते हैं, वो ऑपरेशन करा के दिल की बीमारियां दूर करा लेते हैं, लेकिन गरीब के शीशे को कौन जोड़ेगा। बहरहाल उसके बाद नूर जहां पर जो रद्द-ए-अमल होगा वो हर हाल में खुशगवार होगा। दोस्तों, ये कहानी सरफराज की हैरत अंगेज सरगुज़श्त अभी जारी है। कहानी नितिका का दूसरा हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।